जी, अस्सलाम वालेकुम। आज खैरकुन की जानिब से एक और वेबिनार के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज बात होगी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से, जिसको हरूफ आम में सीएससी स्कॉलरशिप कहा जाता है। इस हवाले से हमारे गेस्ट स्पीकर असद रियाज़ जो हैं इसमें डिटेल में बात करेंगे कि सीएससी स्कॉलरशिप क्या होता है और उसको किस प्रोसीजर के थ्रू विन किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ, हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं मिस्टर असद रियाज़। इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से हासिल की। उसके बाद मास्टर्स जीलिंग यूनिवर्सिटी चाइना से। उसके बाद आजकल पीएचडी स्कॉलर हैं ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी, जिसकी क्यूएस रैंकिंग जो है वो 51 नंबर पे है। इसके अलावा असद रियाज़ जो हैं काफ़ी अ, इमर्जिंग जो हैं साइंटिस्ट हैं और उन्होंने काफ़ी रिसर्च पब्लिकेशंस भी की हैं। तो इस सेशन में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो काइंडली जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें सेंड कीजिएगा। असद रियाज़ जो हैं वो इंशाल्लाह आखिर में सब सवालों के जो हैं वो जवाब देंगे। सो ओवर टू यू असद रियाज़, काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल है, उसके अंडर जो है ना डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप्स आती हैं। लाइक टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, डिफरेंट। ये काउंसिल जो है ना इन्होंने चाइना ने स्टार्ट की थी 1996 में। तो देन इसे इम्प्रूव करते-करते अब जो इसकी सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसमें आगे डिफरेंट फिर सब टाइप्स आ जाती हैं। तो उसमें टाइप ए स्कॉलरशिप है, टाइप बी है एंड टाइप सी है। टाइप सी जो है वो लोकल चाइनीज़ के लिए, जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए टाइप ए एंड टाइप बी है। जो टाइप ए है उसमें फुली कवरेज है सारी। बैचलर्स का स्टाइपेंड है 2500 आरएमबी और मास्टर्स का 3000 एंड पीएचडी का 3500। और जो टाइप बी है उसमें वो करते हैं कि मंथली अलाउंस नहीं देते। इसे हम पार्शियल स्कॉलरशिप भी कहते हैं टाइप बी को। उसके बाद जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही, लाइक आप फॉरेनर है, नॉन सिटीजन है चाइनीज। और उसके बाद जो स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट फर्दर एज की लिमिट है 25 बैचलर्स के लिए और 35 मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए 40। और अब ये 21 में इन्होंने जो है ना इस बैच के लिए इन्होंने पीएचडी के लिए 38 सुना है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी ऐड करूं कि जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इसमें 80% जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आती हैं। जो चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की तरफ से है वो जस्ट 20% है, वो एज जनरल। उसमें अगर आपके टीचर चाहे या यूनिवर्सिटी चाहे वो आपको रिलैक्सेशन दिलवा सकती है। लाइक ये एज 40 है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने 38 कर दी है। और अगर आपका सुपरवाइजर स्ट्रॉन्ग है देन वो आपको 40 भी करवा सकता है। सेम लाइक जैसे पोस्ट डॉक्टरेट में होता है, सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़रा कॉम्पिटेंट हैं तो वो कोशिश करेगा कि आपकी एज फैक्टर को जो है ना एग्जम्प्ट करवा देगा। वैसे रिक्वायरमेंट 35 है, वो आपको 36 37 तक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो सेम जो बैचलर्स के लिए हायर स्कूल का, हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट, उसके बाद मास्टर्स के लिए बैचलर की डिग्री और पीएचडी के लिए मास्टर्स की डिग्री। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में जैसे 2 साल का भी बीएससी चलती है और 2 साल की एमएससी, तो आप चाइना में जो 2 साल वाली एमएससी है वो उसकी बेस पे आप अप्लाई करते हैं तो आपको मेंशन करना पड़ता है। अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो वो ये समझते हैं कि जो 2 साल की एमएससी आपने की है वो आपकी मास्टर्स के यानी कि एमफिल के इक्वल है और वो आपको पीएचडी में एडमिशन दे देते हैं। तो लोग भी खुशी खुशी उसमें जो है ना करने लग जाते हैं। बाद में जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें एचईसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं देती क्योंकि वो ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर देखना है, जो बीएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स ऐसे करके जाते हैं।
उनके लिए जो है ना ये चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद जो ये स्कॉलरशिप की कवरेज है, वो स्टाइपेंड से रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। उसमें आप फर्दर ऐड कर लें ट्यूशन वेवर और रेज़िडेंस का आपको 1000 आरएमबी एक्स्ट्रा देते हैं, ये अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं रहते। और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है। ड्यूरेशन जो है वो मास्टर्स की 3 साल है, पहले ये था कि 1 साल जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स करेंगे, जिसमें रिक्वायरमेंट थी कि बच्चा 1 साल में यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1 साल लैंग्वेज कोर्स करेगा। कोई लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो इसके बेसिक चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज़ हैं वो एचएसके 1 टू एचएसके 6 तक है। तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपने एचएसके 3 करना है या 4 करना है। तो जो लोग करते हैं एमबीबीएस उनके लिए एचएसके 4 रिक्वायर्ड होता है। और एमबीबीएस बेसिकली तो बैचलर्स है ना। और अगर आप बैचलर्स की स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पहले ही एचएसके 4 होना चाहिए। उसके बाद फिर सीएससी आपका एक जो है ना टेस्ट कंडक्ट करवाती है, उसमें से 60% पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 100 कैंडिडेट्स हैं और सीट्स 10 है, तो वो 60% से ऊपर जो जितने भी पासिंग कैंडिडेट्स होंगे, वो टॉप 10 को जो है ना बैचलर्स की स्कॉलरशिप देंगे। तो उसके लिए एचएसके 4 ऑलरेडी आपके पास एचएसके 4 सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मास्टर्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर मास्टर्स का इश्यू ये है कि इसकी परसेंटेज ना 5 टू 10% है सिर्फ सीट्स की। लाइक अगर 100 सीट्स हैं टोटल स्कॉलरशिप्स की, उनमें से अगर 5 बैचलर्स की हैं तो 5 या 10 ही मास्टर्स की होंगी, बकाया सारी पीएचडी की डॉक्टोरल कैंडिडेट्स। इसीलिए जो मास्टर्स वाले अप्लाई करते हैं, लोग 10-10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते थे, तो बाद में शिकायत करते थे कि जी हमारा एडमिशन नहीं हुआ, हमारी एप्लीकेशन नहीं ठीक थी या ये था या वो था। या हम ईमेल्स करते हैं प्रोफ़ेसर्स को कि हमें एक्सेप्टेंस दें, कोई हमें रिस्पॉन्स ही नहीं देता। क्योंकि मास्टर्स वाले बहुत कम उनके पास जो है ना बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। और फिर पीएचडी के लिए वो 4 ईयर प्रोग्राम है, जो सीएसई का वो आपके जो होता है ना एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आता है एडमिशन लेटर, उसके अंदर मेंशन होता है कि ये 4 साला प्रोग्राम है 2018 से 22 तक लाइक दिस। और उसमें आपका जो मेजर मेंशन होता है, आपको उसी ही की डिग्री मिलेगी। आप सुपरवाइज़र चेंज कर सकते हैं सीएसई में, मेजर चेंज नहीं कर सकते आप। मेजर चेंज करने की इजाज़त तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती है, पर उसमें फिर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि हम आपको इसमें आप पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट ऐड करेंगे कि लाइक आपने 5 इम्पैक्ट फैक्टर की जो है ना 4 साल में पब्लिकेशन 2 करनी है या 1 करनी है। उसमें फिर फर्दर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। और जो एक्सटेंशन है मास्टर्स में एक्सटेंशन नहीं मिलती। जो पीएचडी है उसमें 6 मंथ से 12 मंथ तक एक एक्सटेंशन मिल सकती है। पहले था कि आप 2 एक्सटेंशन ले सकते थे, यानी कि साल-साल की 2 एक्सटेंशन आप लें। पर उसमें आगे जो स्टाइपेंड का था वो 1 साल एक्स्ट्रा जो है सीएसई स्टाइपेंड देती थी। जो 6th ईयर था उसमें जो है ना यूनिवर्सिटी जो है ना पाबंद होती थी कि यूनिवर्सिटी ने देना है आपको। फर्दर जो 6th ईयर का स्टाइपेंड है ना वो यूनिवर्सिटी ने आपको देना है। पर अब यूनिवर्सिटीज़ ने वो देना बंद कर दिया, तो फिर सीएसई ने एक्सटेंशन की लिमिट 6 माह से 12 माह कर दी है। नेक्स्ट फिर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, उसमें ये है कि सबसे पहले हमें सीएसई की पोर्टल पे जाके अपनी अकाउंट साइन अप करना है और वो एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। वो एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी एप्लीकेशन जो है ना अपनी कंप्लीट करें। इन दोनों एप्लीकेशंस को कंप्लीट करने के बाद आप डाउनलोड करके 2-2 सेट इनके जो है ना प्रिंट करने होते हैं। फिर आपकी अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की, मास्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्री है, इनको आप नोटराइज़ करवाते हैं। वो नोटराइज़ का शायद नॉर्मली आप सबको ही अंदाज़ा होगा कि कचहरियों से जो है ना जाके किसी भी ये कोई डेज़िग्नेटेड लॉयर्स होते हैं, उनकी स्टैम्प होती है। उन्हें कुछ पैसे पे करते हैं 100 और 200 पर पेज के हिसाब से, तो वो आपको ये नोटराइज़ करके देते हैं। उसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर होते हैं जो आपने अपनी फैकल्टी से, जिस डिपार्टमेंट से आपने अपनी डिग्री की है उसी डिपार्टमेंट से, लाइक अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी से हूँ, तो मैं जिस डिपार्टमेंट से मेरी प्रीवियस डिग्री है वहीं से मैंने 2 एक्सेप्ट रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं। एक मेरे अपने मास्टर्स के सुपरवाइज़र की और एक कोई ऐसा टीचर हो जिससे मैंने पहले कोई कोर्स 1 या 2 कोर्सेज़ मैंने उनके जो है ना एनरोल करवाए हों, पास किए हों।
उनसे लेना, वो फुल प्रोफेसर हों या एसोसिएट हों। अब कुछ डिपार्टमेंट्स हैं लाइक जीसी यूनिवर्सिटी में, जीसी फैसलाबाद में है जी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का डिपार्टमेंट है। उसमें एक एसोसिएट प्रोफेसर है और फुल प्रोफेसर कोई भी नहीं है, जो मेरे पास आज से 2 साल पहले जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक। तो फिर उसमें ये ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। उसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है फुल प्रोफेसर या एसोसिएट, ये चाइना के अलावा है, क्योंकि जो चाइना के अंदर है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होता। वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर है या फुल प्रोफेसर है। इनसे नीचे जो है ना जूनियर लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, फुल लेक्चरर, इस तरह के उनके जो है ना डेज़िग्नेशंस हैं। फिर उसके बाद स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल है। इसमें हमारी एप्लीकेशन में सबसे बड़ी एक मिस्टेक होती है कि हम स्टडी प्लान समझते हैं कि जी वो एक 2-3 पेजेस का आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोगों ने प्रिंट किया होता है, व्हाई आई सिलेक्टेड सीएसई, व्हाई आई चूज़ चाइना, व्हाई आई वांट टू स्टडी, व्हाई आई वांट टू परस्यू माय फ्यूचर स्टडीज इन चाइना, व्हाई आई सिलेक्टेड दिस मेजर। तो ये स्टडी प्लान देते हैं, ये बेसिकली बैचलर्स के लिए यूज़ होता है कि उनका क्या फर्दर प्लानिंग है। ये मास्टर्स या पीएचडी वालों के लिए नहीं होता, उनके लिए रिसर्च प्रपोजल होता है। जिस प्रोफेसर से आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया है, उस प्रोफेसर से आपने उसकी रिसर्च डायरेक्शन देखनी है, फिर आपने उसके मुताबिक प्रपोजल डिज़ाइन करना है। ये ना हो आप एक बंदे से एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, उसका काम जो है वो राइस पे है और आप जो है ना वेजिटेबल्स के हैं और आपने वेजिटेबल्स पे प्रपोजल बना के उन्हें सेंड कर दिया, या अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा दिए। ये प्रो टिप भी आप समझ लें कि लोग उनका जो है ना प्रोफेसर के साथ रिसर्च प्रपोजल मैच, उनकी रिसर्च डायरेक्शन के साथ मैच नहीं करता। इस वजह से भी जो है ना रिजेक्शन कर देती है कमेटी। उसके अलावा फिर व्हाइट बैकग्राउंड में जो है पिक्चर है, और पासपोर्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है। ये चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल का जो एप्लीकेशन पोर्टल है, ये उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है। ये सिंपल 2 पेजेस का फॉर्म है, ये आपने फिल करके किसी भी मेडिकल ऑफिसर जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर में है, उससे आपने स्टैम्प और साइन करवाने हैं। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। इसे आप अपना जो है ना वो, अगर ये आपका हो जाता है क्लियर, तो आप इसे ये नहीं समझते कि ये मेरा मेडिकल हो गया। ये स्कॉलरशिप गेन करने के बाद, विन करने के बाद आपको कुछ जो है ना सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से 4 हैं टोटल। वहाँ से आपको मेडिकल करवाना पड़ता है, या चाइना जाके वो फिर आपको बताते हैं जी इन 2 हॉस्पिटल्स से जो है ना आप मेडिकल करवा के आएँ और उसकी रिपोर्ट जमा करवाएँ। उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। लाइक हमारा तो पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी में जो है ना वो मीडियम जो है लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन मीडियम जो है वो सारा इंग्लिश है। तो वो हम उनसे लेटर ले लेते हैं जी बैचलर्स या मास्टर्स में जो है ना इसने 2 साल इतने साल सारा ये इंग्लिश इंस्ट्रक्शन थी इनकी लैंग्वेज जो थी। फिर चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो एचएस की, अगर आपने कोई लेवल एचएस के लेवल पास किया है, लाइक बेसिक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, उसमें कोई लेवल नहीं आता। उसके बाद फिर एचएस के लेवल 1 2 3 4 लाइक दिस, वो अगर आपके पास है तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि चाइना में जो सबसे बड़ा इशू है वो लैंग्वेज बैरियर है। जो टीचर्स होते हैं उनका एक्सपोज़र तो होता है ब्रॉड का, पर वो उनकी जो है ना स्पीकिंग पावर नहीं होती इतनी, इंग्लिश स्पीकिंग पावर नहीं होती उनमें। तो उन्हें बहुत इश्यू होता है कि उनका जो भी फॉरेन स्टूडेंट आए वो चाइनीज़ या बोल सके या अंडरस्टैंड कर सके। वरना उन्हें कोई अपना ऐसा स्टूडेंट एज़ आप समझें कि गाइड की हर मीटिंग में रखना पड़ता है, ट्रांसलेटर रखना पड़ता है कि प्रोफ़ेसर अपनी बात बताए, फिर वो जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आपको बताए। तो इसलिए ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे आपके चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल का जो एप्लीकेशन पोर्टल है, उसके लिए रिक्वायर्ड है। जब आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, तो उसमें जो आपका पासपोर्ट है, उसमें वो मैंडेटरी कर देते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि पासपोर्ट वो बनवाते नहीं हैं कि जी सीएससी के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है। अब आप सीएससी पे एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, जब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाते हैं, तो वहाँ पे पासपोर्ट मैंडेटरी होता है। बकाया ये सारे डॉक्यूमेंट सेम है, और वो फिर आपको पासपोर्ट करना वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, इसलिए बेटर है कि आप पासपोर्ट अपना पहले ही बनवा लें। उसके बाद फर्दर जो आपने इसका करना है डॉक्यूमेंट्स के बाद कि कैसे आपने अप्लाई करना है, आपने सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं।
आपने जो ट्यूटर से एक्सेप्टेंस लेटर लिया है, उसकी आपने कॉपी लगानी है और अपनी सीवी, रिसर्च प्रपोज़ल, बाकी डॉक्यूमेंट्स ये सारे 2 सेट्स इनके बनाने हैं। ये सेट आपने जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया, उस यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस के एड्रेस पे आपने बाय कोरियर पाकिस्तान से जो है ना पोस्ट करने हैं। वो 2 सेट होने चाहिए, 1 सेट नहीं होना चाहिए। पहले ये था कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते थे, डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं थी। पर अब सीएसई ने जो है ना पिछले 3 साल से कंपल्सरी कर दिया है कि आपका जो है ना डॉक्यूमेंट्स आपके हार्ड कॉपी उनके इंटरनेशनल ऑफिस में सबमिट होने चाहिए। और फर्दर फिर इसके बाद आ गई डेडलाइन। ये हर इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है जो आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो है आपका आता है कि मिड ऑफ एंड ऑफ फरवरी, फिर कुछ का मिड ऑफ मार्च, एंड ऑफ मार्च, मिड ऑफ अप्रैल। ये ऑलमोस्ट जो है ना जून के एंड तक जो है ना हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट ही डेडलाइन है, वो जून तक जाती है। मोस्टली जो है ना 31 मार्च तक, 31 मार्च से 10 अप्रैल तक जो है ना मोस्टली यूनिवर्सिटीज की जो है ना डेडलाइन है। बहुत रेयर है कि ये 10 अप्रैल के बाद जाए, पर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जाती है एप्लीकेशन की डेडलाइन। फिर उसके बाद ये कुछ यूजफुल लिंक्स हैं जिसमें आपके पास सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, आप जो भी इनके लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर सीएससी एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक है, लॉगिन करते हैं। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये दिसंबर के बाद वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से जो है ना इसका लिंक डाउन जाता है। लोग कहते हैं जी हमारी वेबसाइट नहीं चल रही, हमारा साइन अप नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको ना पाकिस्तानी टाइम जो है रात 1 बजे से लेके तकरीबन सुबह 5 बजे तक, चाइना हमसे 3 घंटे आ गया, उस लिहाज से जो है ना चाइना की सहरी आप समझ लें 4 बजे से सुबह 7 बजे के दरमियान। इस टाइम के दरमियान अगर आप साइन अप करेंगे, आपको जो लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक आता है आपके ईमेल पे, वो उसी वक्त ईमेल आ जाएगी। अगर नॉर्मली इससे हट के आप साइन अप करेंगे तो वो 6-6 दिन, 10-10 दिन जो है ना आपको ईमेल नहीं आती। फिर उसके बाद जो नीचे लिंक है वो आप जो है ना सीएससी की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स बाय सिटी, बाय प्रोविंस, बाय मेजर, हर लिहाज से आप जो है ना अपना फिल्टर सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकाल सकते हैं कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड, लाइक अगर मेरा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी मेजर है, मैं वहाँ पे एग्री टेक बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ये सिलेक्ट करूंगा तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज सीएससी ऑफर कर रही हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ जाएगी। और फिर अगर उसके बाद उसमें फिल्टर है कि जी मैं प्रोविंस वाइज, या मेरे बड़े भाई बीजिंग में या किसी सिटी में मेरी प्रेफरेंस है कि मैंने उधर ही जाना है, मैं सिटी वाइज या प्रोविंस वाइज सिलेक्ट करूंगा तो वो फिल्टर करके सिर्फ वो यूनिवर्सिटी शो करेगा। तो ये इन लिंक से आप सारा कुछ जो है ना चेक कर सकते हैं। अब ये था सारा टोटली डिटेल्स अबाउट सीएससी स्कॉलरशिप, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसके बाद आती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, सारा प्रोसीजर वही है। ये भी बेसिकली चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के अंडर ही आती है, पर इसमें ये है कि हर चीज टोटली जो है ना यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। यूनिवर्सिटी के टीचर्स, यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो ही। और इसमें आपका स्टाइपेंड वेरी करता है, हर यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो पीएचडी को 2000 देती है और मास्टर्स को 1700। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो मास्टर्स को 2000 और पीएचडी वाले को 2500 देती है। इसमें सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का इशू है कि इसमें आपकी मेडिकल इंश्योरेंस भी पार्शियल होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका जो है रेजिडेंस है, आपको हॉस्टल के ड्यूज, हाफ ड्यूज पे करने पड़ते हैं या फुल पे करने पड़ते हैं। और उसके बाद इसकी ड्यूरेशन जो मास्टर्स की है वो भी 3 साल है, और जो पीएचडी की है वो भी 3 साल ही है, दोनों सेम है। और अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं तो आपका जो स्टाइपेंड है वो खत्म हो जाएगा। वो फिर आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है कि वो आपको 500 या 1000 आपकी परफॉर्मेंस बेस पे आपको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करे या ना करे, उसकी मर्जी है। तो बकाया प्रोसीजर सारा सेम है। आप अगर सीएस, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, आप सीएससी पे अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप उसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर भी उसी एक्सेप्टेंस लेटर पे अप्लाई कर सकते हैं। पर उसमें एक छोटा सा इशू आएगा कि यूनिवर्सिटी को जो है ना चाइनीज गवर्नमेंट वो करती है, स्पॉन्सर करती है हर स्टूडेंट की फंडिंग। तो जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है उसमें पार्शियल फंडिंग आती है, और कुछ यूनिवर्सिटी को अपने प्रोजेक्ट्स में से, अपने फाइनेंस ऑफिस में से जो है ना स्टूडेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। तो उनकी कोशिश होती है कि हम सीएससी वालों को
जो जिसने सिर्फ सीएससी पे अप्लाई किया हम उन्हें सेलेक्ट करके, और जिसने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई किया उसे, जिसने 2 जगह पे अप्लाई किया उसे यूनिवर्सिटी पे कर देते हैं, और जिसने सीएससी पे किया उसे सीएससी पे ही रहने देते हैं। तो ये थोड़ा-सा कुछ यूनिवर्सिटीज़ की साइकी है कि वो ऐसे करते हैं। पर नॉर्मली मेरी अपनी रिकमेंडेशन है कि अपनी सीट सिक्योर करने के लिए आपको दोनों पे अप्लाई करना चाहिए। ये जो बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या डिटेल आप समझने सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और सीएससी से रिलेटेड थी। अब आगे जो भी आपकी क्वेश्चनिंग है वो आप जो है ना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच असद भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हैं, तो मैं जी, बारी बारी आपसे पूछता जाऊंगा, काइंडली उसको जरा ब्रीफ कर दीजिए ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए आसानी हो जाए समझने में ना। जी, जी सबसे ज़रूर। पहला जो क्वेश्चन है कि कहाँ से स्टार्ट लिया जाए, मतलब आप हाँ, सबसे पहले ईमेल कर दें सुपरवाइजर को या पहले सबसे पहले प्रपोजल बनाएं, कहाँ से स्टार्ट लिया जाए? सबसे जो पहले जो बेसिक पॉइंट है, आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट अरेंज करनी है कि मेरे मेजर पे कौन सी यूनिवर्सिटी सीएससी ऑफर कर रही है। अगर आपने आपका सिर्फ फोकस सीएससी, अगर आपका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी फोकस है, फिर भी आपको एक लिस्ट अरेंज करनी पड़ेगी कि ये टोटल 10 इंस्टीट्यूट्स हैं या 20 हैं या 25 हैं। बेसिक जो स्टेप है फर्स्ट ये है। फिर सेकंड पे आएगा, आपने उन इंस्टीट्यूट्स की फैकल्टी फाइंड करनी है, डिपार्टमेंट देख के फैकल्टी फाइंड करके उनमें आपने टीचर्स देखने हैं, उनकी पब्लिकेशन या उनके प्रोजेक्ट से रिसर्च डायरेक्शन देखनी है। सेकंड जो स्टेप है, फिर आपने टीचर्स सेलेक्ट करके उन्हें ईमेल्स करनी है। ईमेल करने से पहले आपने जब उनकी पब्लिकेशन देख लेनी है, डायरेक्शन देख लेनी है, फिर आपने अपना प्रपोजल डिजाइन करना है। फर्स्ट स्टेप पे कह रहे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट अरेंज करनी है, फिर आपने टीचर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उनकी रिसर्च डायरेक्शन देके फिर प्रपोजल आपने डिजाइन करना है। फिर प्रपोजल डिजाइन करने के बाद आपने ईमेल करनी है। जो लोग प्रपोजल डिजाइन करते हैं उनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उन्हें जो है ना प्रोफेसर क्विक रिस्पॉन्स देंगे, और जो लोग प्रपोजल डिजाइन नहीं करते वो प्रोफेसर फिर देते भी मल्टी एक्सेप्टेंस है कि 10-10 स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस दे देंगे। फिर जब उनकी एप्लीकेशन आएगी तब एक दफे रिव्यू करके जो है ना तुक्का मेथड से ही कोई एक स्टूडेंट जो है ना सिलेक्ट कर लेंगे। वो ये करते हैं। अब इसमें एक छोटी सी मैं आपको टिप दूंगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट देखते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इसका स्कूल या डिपार्टमेंट या फैकल्टी का लिंक या पेज ही नहीं हमें मिलता। उसमें इशू ये होता है कि चाइना की यूनिवर्सिटीज की जितनी भी वेबसाइट्स है ना, वो सारी जो चाइनीज लैंग्वेज में वेबसाइट्स हैं वो अपडेट होती रहती हैं मंथली बेसिस पे तकरीबन। और जो इंग्लिश वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेशनल्स के लिए, वो एनुअल बेसिस पे समटाइम्स 3 ईयर के बाद वो अपडेट करते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि जो चाइनीज लैंग्वेज में उनकी जो चाइनीज वेबसाइट्स हैं उसकी डोमेन में एंड पे .cn आता है, .edu.cn आता है। जब वो आप ओपन करेंगे, आपने गूगल क्रोम पे ओपन करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पेज को ट्रांसलेट कर देता है। तो आप हमेशा, आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम उसकी चाइनीज वेबसाइट पे जाएं, तो आपको इजीली हर यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट, स्कूल, कॉलेज, उसके बाद उसकी फैकल्टी आपको इजीली आप सर्च आउट कर सकेंगे। जी तैयब भाई, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं, उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन होती है फिर सुपरवाइजर से फाइनल अप्रूवल ली जाती है। जी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बिल्कुल। के हवाले से, सीएससी के हवाले से उनको लिंक प्रोवाइड किया जाता है कि आपने 10 स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, तो इनमें से आप कौन सा स्टूडेंट जो है वो फाइनल सिलेक्शन करते हैं। उसके लिए मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड कि हमें सुपरवाइजर के साथ इन टच रहना चाहिए या जस्ट एक्सेप्टेंस ले ली और उसके बाद अप्लाई कर दें और वेट करें? बेहतरीन इसका हल तो यही है कि आप सुपरवाइजर के साथ इन टच रहें। लाइक अगर 10 स्टूडेंट्स ने एक टीचर से एक्सेप्टेंस लेके अप्लाई किया है, उनमें से एक स्टूडेंट है वो उनके साथ इन टच है, तो टीचर के जहन माइंड उसका तो खुद ही माइंड सेटअप हो जाएगा कि जी ये बंदा इंटरेस्टेड है और ये सीरियस है मेरी लैब को ज्वाइन करने के लिए। तो उसकी ऑटोमेटिकली वो बंदा उसकी प्रेफरेंस में आ जाएगा। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो मैं स्किप कर गया था, कि ये भी एक प्रो टिप है कि जब आपने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है, वहां पे एक सेक्शन होता है कॉन्टैक्ट इन चाइना। और
99% जो लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वहाँ पे अपने दोस्त, फ्रेंड, क्लास फेलो, ब्रदर, सिस्टर, रिश्तेदार, किसी ना किसी का वहाँ पे डिटेल दे देते हैं, जी मेरा चाइना में कॉन्टैक्ट ये है। तो जब आप ऐसे उसमें अपनी डिटेल देते हैं, उसका सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि चाइनीज़ समझते हैं कि ये इसने लिंक के ज़रिए एक्सेप्टेंस हासिल की है, इसकी अपनी ये व्हाटएवर कोई इतनी एज़ सच परफॉर्मेंस नहीं है। तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है ना, उसका एक और सब सेक्शन बनाते हैं, ऐसे लोगों की एप्लीकेशंस वहाँ पे साइड पे कर देते हैं। फिर जब उनकी बारी आए तो उनमें से एप्लीकेशन निकालते हैं, वरना वो रिजेक्टेड सेक्शन में चली जाती हैं। और इसमें बेहतरीन ऑप्शन ये है कि जो टीचर आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगा, आपने उसका ईमेल एड्रेस, आपके लेटर के अंदर उसका ईमेल एड्रेस, उसका पोस्टल एड्रेस, उनका नेम, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ डिटेल होती है। वो आपने वही एप्लीकेशन के उस सेक्शन में कॉन्टैक्टिंग चाइना वाले में आपने पुट करनी है, वही फिल करना है वहाँ पे। तो आपने ये लाजमी चीज़ जो है ना, सब जितने भी कैंडिडेट सुन रहे हैं, इन सब इस चीज़ को आपने लाजमी फोकस रखना है। इसका एक्सपीरियंस मुझे ज़ाती तौर पे खुद है कि जब मैं मास्टर्स में जिलीन एग्रीकल्चर में था, तो मेरे पाकिस्तान में यूएफ में 2 रूममेट थे। उन दोनों की एप्लीकेशन मैंने फ़िल की, उन्होंने फ़िल करके दी, मैंने डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए, तो मैं इंटरनेशनल ऑफ़िस डायरेक्ट चला गया, मैंने उधर से प्रिंट लेके डायरेक्ट जमा करवाए बाय हैंड। और मेरे सामने वहाँ पे उन्होंने सेक्शन बनाए हुए थे, वहाँ पे टैग लगे हुए थे कि जी बाय हैंड सबमिशन। उस बाय हैंड सबमिशन वाले सेक्शन में उन्होंने मेरे जो है ना डॉक्यूमेंट्स रखे थे। और कुछ अरसे बाद, मैंने वहाँ पे 2 साल गुज़ारे थे, कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो उनकी लीस्ट सिलेक्शन में जो है ना, वो लोग आते हैं जिनकी बाय हैंड एप्लीकेशन या बाय रेफरेंस आती है जिनकी एप्लीकेशन। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आप कोई भी रेफरेंस उसमें शो ना करो। अगर आप चाइना से भी डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, तो आप बाय पोस्ट ही सेंड करें, कोई बंदा बाय हैंड ना जमा करवाने जाए। अगर बाय हैंड करवाए, तो वो आपका सुपरवाइजर या आपके सुपरवाइजर का असिस्टेंट आपकी लैब से कोई बंदा जाए। ये नहीं है कि आप किसी भी दोस्त को कह दें, यार ये मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करें और ये इसके सेट बना के अपनी यूनिवर्सिटी में जमा करवा दें। ये काम आपने नहीं करना। जी तैयब भाई, हाँ जी। नेक्स्ट। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं कि मैं बैचलर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, आया कि मुझे अब अप्लाई कर देना चाहिए कि नहीं, और राइट टाइम क्या है, मतलब कि एक्सेप्टेंस लेने के लिए ईमेल, जाहिर बात है डेडलाइन से पहले आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे, तो राइट टाइम क्या है जी, ईमेल करने का? सबसे जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर से लेके मिड ऑफ फेब तक है। उसमें भी फिर आगे जो सुपर बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक है। क्योंकि जब भी कोई बैच नया आता है, तो वो सितंबर में उनकी ज्वाइनिंग होती है। 1 सितंबर से जो है ना, जो चाइना का एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है वो 1 सितंबर से होता है। वो 1 डेढ़ माह गुज़रने के बाद जितने भी नए स्टूडेंट जाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को कहने लग जाते हैं कि जी मेरे पास इस स्टूडेंट को मैंने देखा है कि ये इसकी सीवी अच्छी है, तो आप मुझे रिकमेंड करें या चेक करें या इसका इंटरव्यू लें या इसकी यूनिवर्सिटी कैसी है, आप बताएँ मुझे। तो तब जो है ना, सुपर बेस्ट टाइम जो है ना, मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर के दरमियान है। जो जैसे-जैसे आप विंटर वेकेशन की तरफ, लाइक 10 जनवरी से लेके समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 27 दिसंबर से शुरू हो जाती हैं, कुछ में 5 जनवरी से विंटर वेकेशन जो है ना मिड ऑफ फेब तक जाती है। तो ये ऐसा टाइम होता है कि मोस्टली टीचर जो है ना, अपना ईमेल एड्रेस अगर ओपन भी करें, तो उनका फोकस ही नहीं होता कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड करें। तो आपको चाहिए कि मिड अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर तक जो है ना, मैक्सिमम ईमेल्स आप करें, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। उसके बाद जी। जब आपने एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करनी है, उसमें मैं ऐड करूँ कि आपने कोई किसी किस्म की बटरिंग नहीं करनी कि पाक-चीन दोस्ती, दिस लाइक वी वांट टू प्रमोट आवर फ्रेंडशिप लाइक दिस। इस तरह की कोई चीज़ नहीं, टू द पॉइंट सिंपल आपने जो है ना उसमें ऐड करना है कि माय नेम इज़ दिस एंड आई डिड मास्टर्स और बैचलर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी व्हिच इज़ वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटी ऑफ माय कंट्री। फिर उसके बाद अपना, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपना मास्टर्स का थीसिस टाइटल बताना है, बकाया डिटेल आपकी सीवी में ऑलरेडी है। कोई बहुत लंबी ईमेल नहीं लिखनी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस के मुताबिक जो चाइनीज़ है ना, मैं ये बात तो थोड़ी फ़नी सी है कि चाइनीज़ ज़्यादा इंग्लिश देख के भी घबरा जाते हैं, अगर आप उन्हें सेंड करते हैं ना। वो उसे बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप उसे पढ़ते हैं। तो आप जब भी ईमेल, आप लंबी ईमेल सेंड करेंगे, तो टीचर उसे अंडरस्टैंड करने में भी 2-2 3-3 दिन लगा देते हैं। तो वो आपने कोशिश करनी है टू द पॉइंट और सिंपल सी ईमेल करनी है, और जितने कम वर्डिंग आप रखें, लाइक
3 to 4 लाइंस मैक्सिमम, कोई उसमें बटरिंग नहीं करनी। जी तैयब भाई, नेक्स्ट। इसके अलावा एक क्वेश्चन है मोहम्मद आफ्ताब भाई की तरफ से कि अगर मैं दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा हूँ तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट प्रपोजल मुझे बनाना पड़ेगा या एक ही प्रपोजल को मैं दोनों साइड पे चला सकता हूँ? अब उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि बेहतरीन हल है कि आप सेपरेट सेपरेट प्रपोजल बनाएं उसका। आपके अगर दोनों टीचर्स की रिसर्च डायरेक्शन ही डिफरेंट है, आप उनको अपना सेलेक्ट करके उन्होंने आपको एक्सेप्टेंस दिया, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सेपरेट प्रपोजल बनाएं। पर प्रपोजल का आप काइंडली एक चीज़ ध्यान में रखें, इसका टोटली इफेक्ट और फ़ायदा और नुकसान जो भी है वो टीचर के जो है ना सुपरवाइज़र डिपेंडेंट है। यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल कॉलेज है वो आपका प्रपोजल देख के आपको नहीं सिलेक्ट करेंगे। वो आपका टीचर आपको प्रपोजल देखेगा तो वो इंटरनेशनल ऑफिस को रिकमेंडेशन जो है ना, आपकी रिकमेंडेशन स्ट्रांग होगी बस उससे। तो अगर आपके पास एक प्रपोजल है, लाइक हमारा पाकिस्तान में जितना भी माइंडसेट है कि हम इतने जो है ना तैयार नहीं होते कि हम 2-4 दिन में एक प्रपोजल बनाएं, फिर कुछ अरसे बाद फिर एक और बना लें, हर टीचर को देख के जिसने एक्सेप्टेंस दिया उसके लिए नया प्रपोजल बनाएं। आप एक प्रपोजल की बेस पे, अगर आपकी डोमेन सेम है, डोमेन से मुराद ये है कि मेरा क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी है, तो मेरा क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में बेसिक तो सारी बायोटेक्नोलॉजी है, तो मैं उस इसे यूज़ करके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट एक्सेप्टेंस के साथ में अप्लाई कर सकता हूँ। पर अगर मैं चाहता हूँ कि एक टीचर के पास मैं जाना चाहता हूँ, मेरा अपना रिसर्च इंटरेस्ट भी उसी के साथ मैच करता है, तो फिर ये मेरी अपनी प्रेफ़रेंस है कि मैंने दूसरा प्रपोज़ल बनाना है या नहीं बनाना, ताकि आप उस टीचर को और ज़्यादा आपकी अपनी एप्लीकेशन की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। उसमें बस ये एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल बनाएँ। पर अगर आप बनाएँ तो वो किसी का कॉपी या इंटरनेट से उठाया हुआ ना हो। वो आप जो लेटेस्ट, अगर अब 2021 जा रहा है तो आप मिड ऑफ 2020 से लेके एंड ऑफ 2020 के दरमियान जितनी भी रिसर्च हुई है या रिव्यू पेपर्स पब्लिश हुए हैं जो हाई क्वालिटी, लाइक ट्रेंड्स इन प्लांट साइंस, ट्रेंड्स इन बायोटेक्नोलॉजी, इनमें जो रिव्यू पेपर पब्लिश हुए हैं उनमें जो है ना डिफरेंट तरह के जो है ना क्वेश्चन रेज़ किए जाते हैं। आप उन क्वेश्चंस को देख के अपनी रिसर्च अपना जो है ना एक प्रपोज़ल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपका जो प्रपोज़ल चाहे एक ही हो पर वो बहुत यूनिक सा होना चाहिए। ये नहीं कि वो आप एक 10 साल पुरानी टेक्नीक उसे बता रहे हैं जो उसकी लैब में बैचलर्स वालों को भी वो नहीं करवाते। तो इस चीज़ को आपने लाज़मी फ़ोकस करना है। जी तैयब भाई। अ, इसके अलावा है हाउ टू नोटराइज डॉक्यूमेंट्स। उसमें पाकिस्तान में सबसे जो है ना ये ईज़ी है कि कोई इन्होंने नोटराइज़ेशन का सेक्शन नहीं बनाया। आउट ऑफ पाकिस्तान तो प्रॉपर एक सेक्शन डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज़ करता है। पाकिस्तान में ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट किए, उनके ओरिजिनल रखे और जितनी भी आपकी कॉपीज़ हैं वो आपने डॉक्यूमेंट्स लेके आपने कचहरियाँ जाना है अपनी सिटी के। वहाँ पे जो ये स्टैम्प पेपर सेल करते हैं ना, जिनके बाहर बोर्ड लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं कि स्टाम्प फरोश, उनके पास ये डेज़िग्नेटेड जो लॉयर्स हैं उनकी स्टैम्प्स होती हैं, उन्होंने रेंट आउट की होती हैं उन्हें, कि जी ये 1 साल का इतना आप हमें रेंट दे दें, आप हमारी स्टैम्प यूज़ कर लें। आप उनसे डील करते हैं कि जी मैं जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स, आप उन्हें बताते हैं जी मेरे इतने पेजेज़ हैं, ये नोटराइज़ करवाने हैं। तो उसके ऊपर साइन, स्टैम्प, व्हाटएवर सारा कुछ उस बंदे की ड्यूटी है। उसने आपसे पर पेज के हिसाब से लेना है, अगर आपके ज़्यादा पेजेज़ हैं तो वो ₹10 भी आ जाते हैं। अगर आपके सिर्फ़ 4-6 पेज हैं, तो वो आपको कहेंगे जी 100 या ₹200 पर पेज मैं लूँगा। तो ये सिंपल है, कोई इसमें कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। आप विदिन 3 आवर्स जो अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज़ करवा सकते हैं। जी, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ईमेल करनी है, उसमें मतलब कोई इमोशनल स्टेटमेंट्स लिखी जाएँ तो उसमें फ़ायदा हो जाता है या सीवी कैसी होनी चाहिए जिसको देख के चाइनीज़ सुपरवाइज़र जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? या जो सॉरी एक क्वेश्चन है कि इमोशनल लाइन्स आर रिक्वायर्ड इन प्रपोज़ल नहीं, चाइनीज़ आप के लिए? जब भी आप साइंटिफिक राइटिंग करते हैं, आपने ये देखना है कि आप सिर्फ़ साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जब आपने अपना प्रपोज़ल बनाना है, इवन कि आप अपने प्रपोज़ल में कोई जो है ना वसूख के साथ भी कोई बात नहीं कर सकते जी, ये आप सिर्फ़ एक आइडिया दे सकते हैं कि ये मेरा प्रपोज़ल है, जिसे आप कहते हैं कि हाइपोथेसिस है कि हम ऐसे करेंगे तो उसका एंड पुट ये आएगी। आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तक नहीं दे सकते जी हम ऐसे करेंगे और ऐसे ही आएगा। इमोशनल स्टेटमेंट्स तो बाद की बात है।
आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते, आपने सिर्फ एक प्रपोजल देना है। और इस चीज को आपने मस्ट जो है ना अवॉइड करना है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी वर्डिंग भी यूज नहीं करनी कि जो टीचर समझे कि ये तो साइंटिफिकली मैच्योर ही नहीं है बंदा, तो ये उल्टा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे। अच्छा, एक और असद भाई, आपने बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन किया कि हाउ टू स्टार्ट, कि कहाँ से स्टार्ट लिया जाए। इसके अलावा एक जी है कि अ, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को सीएससी मिल सकता है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल सकता है, आंसू स्कॉलरशिप मिल सकता है कि नहीं। इसके हवाले से थोड़ा गाइड कर दें स्टूडेंट्स को कि वो अपना डिपार्टमेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कैसे ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह सीएससी की या आंसू की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी गई होती है, तो वो मतलब जी। उस थ्रू जा सकते हैं, गूगल के थ्रू जा सकते हैं। किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं अपना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट? अगर वेटनेरियंस हैं तो वो अपने मुतलका डिपार्टमेंट कैसे ढूंढेंगे, और एचएनडी के स्टूडेंट और बाकी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं? अब जो मेरा अपना वे है, मैं तो मोस्टली वही लोगों को रिकमेंड करता हूँ। आप जब भी सीएससी की वेबसाइट पे, जो मैंने एंड पे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए थे, उसमें एक लिंक दिया था कि आप यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। उसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि वो इतनी अपडेटेड लिस्ट नहीं है। वो कि सीएससी की वेबसाइट जो है ना, ऑलमोस्ट हर 3 मंथ बाद अपडेट होती है। पर मेरी प्रेफरेंस इसमें है कि अब मेरी रिकमेंडेशन इसमें है कि आपने जब भी कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, आपने गूगल क्रोम के को यूज करते हुए जो यूनिवर्सिटी की चाइनीज वेबसाइट, लाइक अगर मेरी यूनिवर्सिटी है ना, चीचियांग यूनिवर्सिटी, आप गूगल पे लिखेंगे जीजेयू यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफरेंट लिंक्स देंगे। उसमें एक लिंक होगा जिसकी वेबसाइट की डोमेन के एंड पे लिखा होगा .cn, वो उस यूनिवर्सिटी के उस जो चाइनीज पेज है ना, वो होगा, वो चाइनीज वेबसाइट होगी। आप उसे ओपन करें, वो ट्रांसलेट कर देगी। सबसे पहले आप डिपार्टमेंट देखने से पहले आप उसके स्कॉलरशिप सेक्शन में जाएं, फिर वहां से आपको पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी किस किस स्कॉलरशिप को ऑफर कर रही है, लाइक सीएससी ऑफर कर रही है कि नहीं कर रही। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है या पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। अगर वो सीएससी ऑफर कर रही है, फिर आप उसके डिपार्टमेंट में जाएं। और जो चाइनीज वेबसाइट्स हैं उसमें वहाँ पे मोस्टली डिपार्टमेंट नहीं लिखा होता, वहाँ पे स्कूल या कॉलेजेस लिखा होता है। आपने स्कूल कॉलेजेस वाले सेक्शन में जाके देन फिर उसमें आगे हर स्कूल कॉलेज के आगे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को देख के आपने फैकल्टी में जाना है। फैकल्टी में जाएंगे तो आपको सारे टीचर्स मिल जाएंगे। जब भी आपको ये टीचर, फॉर एग्जांपल आपके पास पेज आ गया, उसमें 10 टीचर्स है, आप उसका जिस टीचर का पेज ओपन करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के नेम ईमेल एड्रेस के साथ ब्रैकेट में साथ मेंशन किया होगा ये मास्टर्स ट्यूटर है या डॉक्टोरल ट्यूटर है। आपने ये चीज जरूर देखनी है। अब ये ना हो कि आपने मास्टर ट्यूटर सेलेक्ट किया हो, आप उसे ईमेल कर रहे हैं, उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, और बाद में आपको पता चला ये तो पीएचडी कैंडिडेट ले ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ मास्टर का ट्यूटर है। तो ये चीज आपने लाजमी देखनी है। जी तैयब भाई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, जस्ट लाइक आफ्ताब भाई ने अभी पूछा है कि मैंने सुपरवाइजर को ईमेल की, उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, उसके बाद मैंने उनको रिसर्च प्रपोजल के लिए ईमेल की, लेकिन मुझे ईमेल करने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इस बारे में थोड़ा हम्म, गाइड करें कि किस तरह मतलब उनसे रिस्पांस के हवाले से। इसमें एक चीज मैं ऐड कर सकता हूँ कि जस्ट लाइक कि आप हम ईमेल करते हैं चाइनीज सुपरवाइजर को, उनकी ज्यादातर ईमेल आईडी होती है आउटलुक पे या qq.com पे, qq queen.com उस पे होती है। तो जब हम जीमेल से उनको ईमेल करते हैं तो वो उनको ज्यादातर नहीं मिलती, वो स्पैम में चली स्पैम जाती में हैं, या चले जाते। वो मिलती ही नहीं उनको। जी। तो कोशिश करें आउटलुक यूज करें या qq.com पे अपनी ईमेल आईडी बना लें, जस्ट लाइक जीमेल वो qq.com है, तो हम्म। उस पे आप ईमेल आईडी बनाएं, वहां से ईमेल करें, वो उनको मिलेगी इनबॉक्स में। एक ये वजह हो सकती है। दूसरी असद भाई ये थोड़ा गाइड कीजिएगा कि एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया लेकिन उसके बाद डिस्कशन के लिए सुपरवाइजर ने टाइम नहीं दिया, इसके हवाले से क्या कहेंगे? उसमें एक मेरी अपनी जो पर्सनल है ना, कि मैंने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की हुई है कि आप जब भी गूगल क्रोम यूज करते हैं तो एक एक्सटेंशन होती है ईमेल ट्रैकर की।
ये मैं जितने भी अपने दोस्त हैं उन सबको रिकमेंड करता हूँ कि आपने वो एक्सटेंशन ऐड करनी है। ईमेल ट्रैकर की जब भी वो आप एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे, आपने कोई भी ईमेल उस गूगल क्रोम को, उस लैपटॉप को यूज़ करके ईमेल करेंगे, वो ईमेल जब भी अगला बंदा उस पे एक दफ़ा भी क्लिक करेगा, आपको नोटिफ़िकेशन आएगा कि इस बंदे ने क्लिक किया है। एक तो आपको ये पता चल जाता है कि उस बंदे ने ओपन ही नहीं किया, आपको आइडिया हो जाता है कि ये स्पैम में चली गई है या नहीं गई। फिर उसके बाद अगर वो ओपन करके एक दफ़ा उसने ओपन किया और वो खामोश हो गए हैं, दैट मीन्स कि वो आपकी इस ईमेल में इंटरेस्टेड ही नहीं है। पर वो कुछ जो टीचर इंटरेस्टेड होते हैं, वो अपने आप को, चाइना में ये स्पेशली है कि वो अपने आप को जितने भी लाइक कोई 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा हर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि मैंने इस बंदे से बात क्या करनी है, फर्दर क्या डिस्कशन करनी है। तो वो उस ईमेल को हर 2-4 घंटे के बाद या दिन में 3-4 दफ़ा या 5 दफ़ा जो है ना उस ईमेल को ओपन करते हैं। इसी तरह कोई अ, जस्ट अ वीक अगो जो है ना मैंने अपने एक दोस्त का ईमेल लैप उसने मुझे बोला कि आप मेरी तरफ से ईमेल करें। तो मैंने अपने लैपटॉप से ईमेल की उसकी प्रोफ़ेसर को। उन्होंने कहा था जी हम आपको एक्सेप्टेंस देंगे, पर आप मुझे ना पहले कोई प्रपोज़ल डिज़ाइन करके दें। मेरा रिसर्च डायरेक्शन देख लें, मेरी पब्लिकेशन देख लें और मुझे प्रपोज़ल डिज़ाइन करके दें। अब मैंने ईमेल अपने मेरे लैपटॉप से मेरे दोस्त ने की है, मैंने उन्हें रिस्पॉन्स दिया। तो मैंने उल्टा उनसे पूछा कि आप प्रपोज़ल कह रहे हैं कि आप डिज़ाइन करें, तो आप मुझे काइंडली डायरेक्शन बता दें। आपकी लैब में इन 4 डायरेक्शंस पे काम हो रहा है। पर मैं आपकी प्रोफ़ाइल से या पेज से ये नहीं देख सका कि आपके पास करंट प्रोजेक्ट किस चीज़ पे है। लाइक मेरे अपने सुपरवाइज़र हैं, उनका जो है ना ये फेनोलिक कंटेंट जो है बार्ले के अंदर, उस पे उनका काम था। उनकी काफ़ी पब्लिकेशंस हैं, पर उनका जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वो लीफ की लाइफ पे चल रहा है कि बार्ले का जो फ्लैग लीफ होता है, उसकी लाइफ कितनी है, 8 माह है, 2 माह है, 4 माह है, 20 दिन है। वो कितने दिन बाद जो है ना, वो डाई हो ज मर जाता है वो। तो उस लिए मैंने उन्हें ईमेल किया, उस टीचर को समझ नहीं आ रही कि मैं या वो इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैंने इसे क्या डायरेक्शन बतानी है या बताना है। अब वो ऑलमोस्ट डेली 4 दफ़ा ईमेल ओपन करती है, मुझे उस ट्रैकर के ज़रिए पता चलता है कि जी टीचर ने, प्रोफ़ेसर वांग ने जो है ना इतनी दफ़ा ईमेल ओपन की है। तो इस चीज़ से मुझे आइडिया हुआ कि वो इंटरेस्टेड हैं और वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं मुझे रिस्पॉन्स कर देने के लिए। तो वो आप ट्रैकर यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आपकी ईमेल पहुँच रही है कि नहीं और अगला बंदा इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। जी, तैयब भाई। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैरिड लोग कैंडिडेट्स जा सकते हैं कि नहीं, और इसके अलावा कि उनको कुछ सेपरेट अलाउंस वगैरह सीएससी या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के हवाले से दिया जाएगा कि नहीं। मेरिट बिल्कुल जा सकते हैं पर जो स्कॉलरशिप विनर होगा पहले वो अकेला जाएगा। फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे जी मेरी फैमिली है, तो मुझे जो है ना उनका वीज़ा डॉक्यूमेंट दें। उसे वीज़ा फॉर्म कहते हैं, वो वीज़ा फॉर्म यूनिवर्सिटी देगी, वो फॉर्म वो पाकिस्तान सेंड करेंगे। देन फिर उसपे वीज़ा मिलेगा 15 या 20 दिन का। उन्हीं 20 दिन के अंदर-अंदर उन्होंने चाइना पहुँचना है, वहाँ पे जाके उनका 6 माह का या 1 साल की रेज़िडेंस एक्सटेंशन मिलेगी उन्हें। तो जो एक्स्ट्रा फंडिंग है वो ऐसी कोई फंडिंग नहीं है। इवन कि उसमें उल्टा सीन है कि आपने अगर यूनिवर्सिटी की डॉर्मिटरी में अपनी फैमिली को रखा है, तो उसमें ऑलमोस्ट 5 आरएमबी पर पर्सन पर 24 आवर आपको पे करने पड़ते हैं। ये मेरी यूनिवर्सिटी का रूल है। बाकी कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी ऐसे ही होगा। कुछ हैं कि वो कुछ भी नहीं कहती। उनमें सिर्फ़ आपने जो है ना परमिशन लेनी होती है इंटरनेशनल ऑफ़िस से। तो अब मेरे एक दोस्त हैं, मेरे लैबमेट हैं, उनका एक बेटा है और उनकी वाइफ़ है, वो उनके साथ रह रहे हैं। 5 आरएमबी पर पर्सन पर 24 आवर के हिसाब से उन्हें जो है 300 आरएमबी अपने बेटे और अपनी बीवी का पर मंथ अपनी जेब से देना पड़ता है। और अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री लीव करते हैं, तो फिर सीएससी उन्हें 1000 एक्स्ट्रा पे करेगी। वो उसमें जितने भी पैसे मिला के उनकी मर्ज़ी, वो बाहर जो है ना कोई शेयर्ड अपार्टमेंट या कोई एक रूम लेके बाहर भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा फंडिंग इसमें कोई भी आपको नहीं ऑफ़र करेगा। जी, तैयब भाई।
जी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल बार-बार कर रहे हैं कि हमने बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स को ईमेल की, हमें जवाब नहीं मिल रहा, हमें क्या करना चाहिए? एक ये क्वेश्चन, इसको रिलेट करें एक और क्वेश्चन के साथ कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन-सी है वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से, और बेस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन-सी है एग्रीकल्चर साइंस के हवाले से? तो मतलब कि हाउ टू सिलेक्ट अ बेस्ट यूनिवर्सिटी, एंड अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें प्रोफ़ेसर हमें ईमेल का जवाब नहीं दे रहे, एक तो मैंने वो बताया कि ईमेल आईडी जो है वो आप QQ.com पे बनाएँ, क्यू को एक प्रेफर ये करें, बिल्कुल। जी, वो प्रेफ़र करें। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें एक प्रोफ़ेसर हमें ईमेल का जवाब नहीं दे रहा और 4-5 लोगों को हम सेम ईमेल कर बैठे हैं, तो उसका क्या मतलब कि हल है, या उसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए? कुछ टीचर्स का ईमेल के जवाब ना देने के भी रिस्पॉन्सिबल हम लोग खुद होते हैं। उसमें ऐसे है कि भाई आप एक डिपार्टमेंट में आपने एक टीचर सर्च आउट किया, आपने उन्हें ईमेल की है। आप एक रात में उस बंदे को ईमेल कर रहे हैं। आप उसी रात में उसी डिपार्टमेंट में 3 टीचर्स को और को भी ईमेल कर रहे हैं। तो चाइना में ये नहीं होता कि एक टीचर के पास प्रोजेक्ट है और वो उसकी एक अपनी डायरेक्शन है, एक टीचर के पास अपना प्रोजेक्ट है। जैसे पाकिस्तान में भी है, जैसे एनवायरमेंटल साइंसेज़ का डिपार्टमेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसमें आगे सब ग्रुप्स आ जाएँगे, सॉइल साइंस आ जाएगा, एनवायरमेंटल साइंस आ जाएगा, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट आ जाएगा। फिर वो उस डिपार्टमेंट के जितने टीचर होते हैं, उनका आगे ग्रुप बना होता है। 3-3 4-4 टीचर मिल के जो है ना वो एक रिसर्च को लेके चलते हैं। अब उस उन 3-4 में भी एक ग्रुप लीडर होता है। आपने फ़र्ज़ करें आपने एक ईमेल कर दिया ग्रुप लीडर को कि जी ये मुझे आप जो है ना इस डायरेक्शन में है, तो वो उसके लिए तो ईज़ी है आपको उसी वक़्त डिसाइड करके बताना कि आपने स्टूडेंट हम आपको लेंगे या नहीं लेंगे। या उसे पता है कि मेरे ग्रुप में 3 जूनियर टीचर्स हैं, मेरे अंडर हैं, मेरे प्रोजेक्ट में उनके पास एक-एक स्लॉट है, तो मैं इसे जो है ना एक्सेप्टेंस लेटर दे देता हूँ, उनकी स्लॉट में मैं रखवा दूँगा। पर अगर नीचे 3 जूनियर टीचर हैं, आपने तीनों जूनियर टीचर्स को सेम ईमेल कर दी है, तो वो तो आपस में तो उन्होंने डिस्कस करना ही है, जी हमारे पास ये स्टूडेंट आया, हमारे पास प्रोजेक्ट में स्लॉट भी है, तो मशवरा दें। वो फिर कहता है इसने तो मुझे भी ईमेल की है, तो वो कहते हैं कि इसका तो वैसे ही नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है, इसे स्टडी या रिसर्च से मतलब नहीं है, इसे सिर्फ स्कॉलरशिप से मतलब है, जो मर्ज़ी से आगे जो स्कॉलरशिप गिवर है वो कोई भी हो, इसे बस स्कॉलरशिप से मतलब है। तो आप ये कोशिश करें कि अगर आपने एक डिपार्टमेंट में, एक सेक्शन में एक बंदे को ईमेल की है, तो आप 2 दिन का, 3 दिन का गैप रखें। उस ईमेल ट्रैकर से देखें कि वो इंटरेस्टेड है, आपको रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, आपकी ईमेल बार-बार चेक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वो बार-बार ईमेल 10-15 दफ़ा ओपन हो रही है ईमेल, 4-5 दफ़ा भी ओपन हो रही है, आप 2-4 दिन, 5 दिन या 1 वीक वेट करें, आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, फिर आप उसे एक रिमाइंडर ईमेल दें कि सर मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ, मैंने आपको ईमेल की थी। रेफ़रेंस के साथ उसका जो सब्जेक्ट होता है उसमें रेफ़रेंस दे दें अपनी पिछली ईमेल का। अगर वो फिर भी जवाब नहीं देता, फिर आप उसी डिपार्टमेंट में दूसरे टीचर्स को ईमेल करें। लाइक समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको टीचर जवाब दे देता है, पर उसके जवाब में ये होता है कि आई एम सॉरी मैं तो इस साल रिटायर हो रहा हूँ, या मेरे पास स्लॉट नहीं है, या मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है। तो हम लोग कहते हैं ओके थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आपने उसे भी खत्म नहीं करना, वहीं पे स्टॉप नहीं करना, आपने उसे खुद कहना है, चलें आप उस डिपार्टमेंट में आप मुझे कोई टीचर रिकमेंड कर दें या किसी टीचर को मुझे रिकमेंड कर दें। तो इसमें मैं आपको फिर वही बात आ जाएगी कि आपको ईमेल ट्रैकर को लाज़मी फ़ॉलो करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो अगला बंदा इंटरेस्टेड है आपको आपकी ईमेल में, आपके प्रपोज़ल में आपको सेलेक्ट करने में, ताकि आपको आइडिया हो वो ईमेल ओपन कर रहा है, वो इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ आपने फ़ोकस करनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने इसके साथ कोरिलेट किया था कि बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर साइंस, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यूनिवर्सिटी वेटरनरी यूनिवर्सिटीज, वो इस तरह मतलब कि किस तरह वैल्यूएट कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो बेस्ट है इस सब्जेक्ट के लिए? इसके लिए थोड़ी-सी पर पर्सन जो है ना आपको इंडिविजुअली थोड़ा-सा चेकआउट करना पड़ेगा कि आप क्यूएस की वेबसाइट पे जाएँ, क्यूएस रैंकिंग की, वहाँ पे आप फ़िल्टर यूज़ करें अपने सब्जेक्ट वाइज़। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे पास तो एक जो है ना, जो इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है इस बारे में, क्योंकि 1205 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल, जिनमें से ऑलमोस्ट 290 यूनिवर्सिटीज़ सीएसई ऑफ़र करती हैं। तो कोई भी बंदा इतनी इन्फॉर्मेशन जो है ना अपने पास रख ही नहीं सकता, ना किसी के पास इतना टाइम होता है कि वो यूनिवर्सिटी वाइज़ देखता जाए। अब मेरा एग्रीकल्चर रिलेटेड है, उससे रिलेटेड मैं आपको बता सकता हूँ कि चाइना में
नैंजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, हुआचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, जिसे हम पाकिस्तान में हुआजोंग कहते हैं। उसके बाद जिलिन यूनिवर्सिटी है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह कोई ऑलमोस्ट 10 के करीब यूनिवर्सिटीज होंगी। अब शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी है, उसकी जो क्यूएस रैंकिंग है वो ऑलमोस्ट 47 पे आ गई है। 61 थी, इस साल 2020 में वो 47 पे आ गई है। तो उसमें आप वो जनरल रैंकिंग में आती है। पर अगर आप वहाँ से एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में डिग्री करते हैं, बेसिक साइंस, फिजिक्स, बॉटनी, जुआलॉजी में करते हैं, पर आपकी यूनिवर्सिटी तो वो वेल रैंक्ड है ना। और मेरी अपनी एक सजेशन है कि आप सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग की बजाय आप जनरल रैंकिंग उनकी चेक करें। जो जनरल रैंक यूनिवर्सिटी है उसमें कोई 5-6 यूनिवर्सिटीज मैं आपको बता दूंगा कि सबसे पहले नंबर पे है सिंखुआ। ये इसका टी से नाम शुरू होता है, TSINGHUA। टी इसमें साइलेंट है, इसे पढ़ते हैं सिंखुआ यूनिवर्सिटी। ये पूरी दुनिया में 11 नंबर पे है क्यूएस रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में 11 नंबर पे है। और इस यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जो आपको इस यूनिवर्सिटी में स्टाफ में या स्टूडेंट्स में ना मिले। जितने भी ये पिछले एक साल में नोबेल प्राइजेस के अनाउंसमेंट हुई हैं, कुछ टीम मेंबर्स इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, कुछ इसके हैं फुदान यूनिवर्सिटी के, उसके बाद फिर जो मेरी यूनिवर्सिटी है चिचियांग यूनिवर्सिटी। चाइना की सिर्फ ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें जो नोबेल प्राइजेज होल्डर है उनकी टीम में जो है ना ये लोग आते हैं। इसके अलावा मोस्टली कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा नोबेल प्राइजेज तो लेके ही जर्मन जाते हैं। 80% जो नोबेल प्राइजेज हैं वो जर्मनी के पास है वैसे ही। तो उस इन 3 यूनिवर्सिटीज के पहले नंबर पे सिंखुआ यूनिवर्सिटी, उसके बाद फुदान। जो फुदान है FUDAN, फुदान यूनिवर्सिटी, ये शंघाई में है। सिंखुआ भी शंघाई में है। जो फुदान है ये बेसिक साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज में जो है ना ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो ऑलमोस्ट 39 या 38 नंबर पे है ये। उसके बाद इन यूनिवर्सिटीज का एक आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये आइट्स और टॉफल को प्रेफर करते हैं। अगर एक कैंडिडेट के पास यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जिसे हम ईपीसी कहते हैं, और एक के पास आइट्स है, वो ईपीसी वाले को साइड पे करेंगे, आइट्स वाले को जो है ना सिलेक्ट करेंगे। उनकी प्रेफरेंस में आइट्स वाला या टॉफल वाला होगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे फुडान के बाद मेरी ये आती है शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे मेरी यूनिवर्सिटी है चिचियांग यूनिवर्सिटी। इन दोनों शंघाई जियाओतोंग और चिचियांग में, इन दोनों में एग्रीकल्चर सेक्शन भी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी है, वेटनरी भी है। सारे सारे जो है ना इनमें सेक्शन है। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, उसमें जाके फर्दर आपको आगे वेटनरी मेडिसिन या एग्रीकल्चर या प्लांट साइंस या सेल बायोलॉजी ये चीजें मिलती हैं। हम लोग ऊपर से ही देखते हैं जी ये स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, इस तरह की चीजें, और हम उसको फर्दर लुकआउट नहीं करते कि इसके अंदर फर्दर सब डिपार्टमेंट्स भी होंगे। तो ये आपने जरूर देखना है। कुछ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज होता है, उसमें आगे एग्रीकल्चर और प्लांट आ जाता है, प्लांट साइंसेज आ जाता है, वेटनरी आ जाता है। कुछ में डायरेक्टली ओपन होता है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, और जो वेटनरी है वो आता है जी स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अंदर आता है। तो ये आपने स्कूल कॉलेजेस जब देखने हैं उसमें आपको फर्दर पता चलेगा कि कौन किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। ये मेरी यूनिवर्सिटी के बाद फिर उसके बाद आ जाती है USTC आ जाती है, जिसमें ये वो लोग कैस्ट वास और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। उनमें USTC का ये है कि उसका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का भी जो भी उसमें वो ऑफर करते हैं वो सारा कुछ CSE के इक्वल ही है। 3500 3500 ही स्टाइपेंड है, और ड्यूरेशन भी वही है, रेजिडेंस भी उसमें इंक्लूडेड है। सारा कुछ CSE के बराबर है उनका, जो USTC की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। उसके बाद फिर USTC के बाद आ जाती है ये शियान XIAN, शियान जाओतोंग यूनिवर्सिटी है। और ये है CAU, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूकास है। उसके बाद आ जाती है ये GS कास। जो GS कास है उसका एक प्लस पॉइंट है कि पूरे चाइना में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो आपको मार्च इनटेक ऑफर करती है।
कि आप मार्च में उनका अलग एक सेपरेट एडमिशन होता है, जो मार्च में सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट का जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है वो 30 मार्च से या 1 अप्रैल से शुरू होता है, या मिड ऑफ मार्च से होता है। ये सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, जीएस कास, कि वो मार्च इनटेक ऑफर कर रही है। फिर उस यूनिवर्सिटी के अंडर आगे फिर 30 के करीब इंस्टीट्यूट्स हैं। कॉटन इंस्टीट्यूट, राइस इंस्टीट्यूट, वेटनरी इंस्टीट्यूट, इस तरह के डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं। और इसका भी सेम जो क्राइटेरिया और इसके ये जो कुछ ऑफर करते हैं, वो सारा सीएससी के इक्वल है। इसमें सारी गेम जो है ना सुपरवाइजर के हाथ में है। यूनिवर्सिटी इसमें इतना यूनिवर्सिटी का इन्फ्लुएंस नहीं है। सुपरवाइजर के पास प्रोजेक्ट है, वो डेजिग्नेटेड है, जीएस का स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, और उसी ने आपको अपने प्रोजेक्ट में से फंडिंग देनी है। बस उसमें इशू ये है कि वो फंडिंग आपको 2 माह बाद आपका जो स्टाइपेंड है, या 3 माह बाद इकट्ठा देता है। और इसकी जो डिग्री है वो भी 3 साल की ही, इसकी जो ड्यूरेशन है, डिग्री ड्यूरेशन 3 साल है। ये कोई 5-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर उसके बाद नैंजिंग एग्रीकल्चर आ गई, ख्वाचोंग आ गई। जिलिन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी है, वो ऑलमोस्ट 106 नंबर पे 106 पे है पूरी दुनिया में। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इन जनरल जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी असद भाई थैंक यू सो मच। अच्छा इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स की मतलब इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं सीएससी के अंडर, कौंसल के अंडर आती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन उनकी एप्लीकेशन फीस है वो वेव नहीं होगी। आपने वो जी, एप्लीकेशन फी पे करनी है, उसके बाद जी, आप एक बिल्कुल। कैंडिडेट जो है कंसीडर होंगे। और हाँ जी, ज़्यादा चांसेस जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के हवाले से मैं बताता जाऊँ कि अगर जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने एप्लीकेशन फीस रखी है वो वेरी करती है, 400 युआन भी हो सकती है, 600 युआन भी हो सकती है, 800 युआन भी हो सकती है। तो वो वेरी करती है। इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि उसमें जस्ट सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप विन करने के। स्कॉलरशिप गेन करने के, बिल्कुल। जी, उसमें मतलब कि आपने ये परेशान नहीं होना कि अगर जी इस मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो इतनी फीस मैं नहीं पे करूँगा, ये वेव हो जाएगी, या सुपरवाइज़र को आप कहें कि मैं ये फीस नहीं पे कर सकता, मैं गरीब घर से हूँ, ये वो। ये चीज़ें वैल्यूएबल नहीं है उनके लिए। आपने जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो सबके लिए, वो आपने फॉलो करना है। चाइनीज़ भी वही फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल जो हैं वो भी वही फॉलो करते हैं, अगर वो सीएससी या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के हवाले से करते हैं। तो असद भाई एक क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप हम कोई भी विन कर लेते हैं, तो वो 3 जी, साल के लिए होता है, 4 साल के लिए होता है। जिस तरह आपने सीएससी के हवाले से कहा कि वो 5 साल तक जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। आया कि वो एक बार आपने विन कर लिया, तो उसकी कोई एनुअल इवैल्यूएशन होती है, या जस्ट वो आपने एक बार विन कर लिया, 5 साल बाद आप डिग्री लेके जो है वापस अपने होम कंट्री आ सकते हैं? ये आपने बहुत ज़रूरी क्वेश्चन किया है कि उसमें इन्होंने इस साल कुछ चेंजेस किए हैं। जो सीएससी है उसमें तो सिंपली ये है कि आपने अपने सुपरवाइज़र को खुश रखना है। आपने जो एनुअल रिपोर्ट जमा करवानी है, उसपे आपके सुपरवाइज़र के साइन चाहिए। उसमें आपने अपना डिटेल्स में लिखना है कि जी मैंने एनुअली क्या परफॉर्म किया। वो हर यूनिवर्सिटी का एक परफॉर्मा होता है, उसमें आपने बता देना जी मैंने कोर्सेज इनरोल करवाए थे, वो मैंने पास किए हैं इतने क्रेडिट आवर्स के। फिर उसके बाद एक सेक्शन होगा कि आप डिटेल में बताएं। उसमें आप बताएंगे जी मेरा ये रिसर्च एरिया या ये मेरा रिसर्च प्लान था, उसके इतने फेजेस थे, ये फेज मैंने कंप्लीट कर लिया या मैं इस फेज में हूँ। ये लिखने के बाद आपने अपने टीचर को देना है। उसने सिंपली साइन करके रिमार्क्स में लिख देना सेटिस्फाइड, या ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज एक्सीलेंट स्टूडेंट। मे बी उसकी मर्जी के वो वहां पे कुछ भी ना लिखे। उसके जो साइन है ना, वो ये आपकी एवेल्युएशन है, वो आपने साइन होने के बाद आपने अपने इंटरनेशनल ऑफिस में जमा करवा देने हैं। अब जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आती है, उसमें यूनिवर्सिटीज की जो है ना थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि कुछ यूनिवर्सिटीज है उनका रूल होता है कि आपने फर्स्ट ईयर में सारा कोर्स वर्क अपना जो है ना कंप्लीट करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में आपका प्रपोजल डिफेंस क्लियर होना चाहिए। अब मेरा अगर अपना है तो मुझे मेरा सेकंड ईयर है, मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मेरा प्रपोजल अभी तक नहीं हुआ। पर मेरा टॉपिक सिलेक्टेड है, मेरी रिसर्च चल रही है, मेरी एक पब्लिकेशन भी हो चुकी है। अब ये मेरी यूनिवर्सिटी की रिलैक्सेशन है, और मेरी यूनिवर्सिटी को रिलैक्स करवाया मेरे सुपरवाइजर ने। उनकी अगर रिक्वायरमेंट थी तो मेरे सुपरवाइजर ने ही उन्हें जवाब दिया कि मैं अपने स्टूडेंट को इस
सिनेरियो में लेके चल रहा हूँ, तो इस पे आप जो है ना ये रूल की से रिलैक्सेशन दें। वो फिर जब उसने साइन कर दिए उस फॉर्म पे, तो यूनिवर्सिटी तो कोई जवाब नहीं देगी। अगर वो साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा तो यूनिवर्सिटी उन्हें बोलेगी कि आप साइन करके, जो भी रीज़न है आप साइन नहीं कर रहे, स्टूडेंट से आप सेटिस्फाई नहीं है, या जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो इस फॉर्म के अंदर आप क्लियरली मेंशन करें। समटाइम्स होता है कि वो टीचर्स उसे चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि स्टूडेंट को पता ना चले मैंने क्या लिखा है। तो उस चीज़ के लिए सिंपली यही है कि आपने अपने टीचर को फॉलो करना, जो आपको टीचर कह रहा है आपने ऐसे ही करना है। अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने फर्स्ट ईयर में प्रपोजल लेना ही लेना है, आप अपने टीचर को बताएं कि सर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपने फर्स्ट ईयर में आपने प्रपोजल डिफेंस देना है, अपना अपने प्रपोजल पास करके उसे सिलेक्ट करना है। अब अगर टीचर आपको कहता है आई विल हैंडल इट, तो फिर आपने उस पर छोड़ देना है। आपने सर के साथ बहस नहीं करनी, सर ऐसे है वैसे है, मैं आई विल स्टक, इस तरह की कोई चीज़ आपने डिस्कस नहीं करनी। जब आपने टीचर से क्लियर कर दिया, ये अब टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे हैंडल करेगा। तो इसमें टोटली सिंपली जो एंड पॉइंट आएगा वो यही है कि आपने अपने टीचर को फॉलो करना है। आपने बस उसे अपडेट रखना है कि यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट है या इंटरनेशनल ऑफिस की ये रिक्वायरमेंट है। फिर आगे टीचर की मर्जी, वो आपको कैसे लेके चलता है। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जिस तरह आपने स्टार्ट में बताया हमें कि जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसकी कैटेगरीज हैं, ए कैटेगरी, जी, बी कैटेगरी, इसी तरह। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ या जहाँ से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, ये ए कैटेगरी में आती है, बी में आती है, या जिसमें मतलब सी में आती है? उसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, आप उसके डिपार्टमेंट्स में चेक करने से पहले ही आप उसे उसके स्कॉलरशिप सेक्शन पे जाएँ। जब आप उसके स्कॉलरशिप सेक्शन में जाएँगे, उसमें पता चल जाएगा ये यूनिवर्सिटी कौन-सी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है। जब वो स्कॉलरशिप ऑफ़र की डिटेल उसमें आएगी, उसके नीचे लिखा होगा हाउ टू अप्लाई। उस अप्लाई में उन्होंने मेंशन किया होगा कि आपने सीएससी के जो एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है, आपने ये टाइप सेलेक्ट करनी है। एक चीज़ अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है टाइप, तो आपने जो स्कॉलरशिप में वो जो चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, वहाँ से आपने पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन-सी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं। पर अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं देखी, जिसने मेंशन किया हो कि हम टाइप जो पार्शियल स्कॉलरशिप है वो हम ऑफ़र कर रहे हैं बगैर स्टाइपेंड के, जस्ट स्टडी वेव कर रहे हैं और रेज़िडेंट्स को मेडिकल इंश्योरेंस को वेव कर रहे हैं, पर आपको मंथली स्टाइपेंड नहीं देंगे हम। अभी तक मैंने ऐसी नहीं देखी, क्योंकि ये कैटेगरी पे कोई भी जाना नहीं चाहता। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रखने का स्कॉलरशिप पे मकसद ही इनका ये होता है कि वो उनके प्रोजेक्ट्स को जो है लीड करें या प्रोसीड करें, और उन्हें पब्लिकेशंस दें, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और प्रोफेसर की प्रमोशन वगैरह, ये सारी चीज़ें उनका फोकस ये होता है। इसलिए उनकी प्रेफ़रेंस यही होती है कि अगर वो किसी स्टूडेंट को सिंपली के हमें लालच देंगे तो हम उस तरफ जाएँगे। इसलिए उनकी प्रेफ़रेंस यही होती है। मोस्टली 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फुली फंडेड जो सीएससी की हैं, वो दे ही ये रही हैं। जो पार्शियल हैं, उन पे जाने की बजाय स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को प्रेफ़र करते हैं। पार्शियल की तरफ मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप जाएँ अगर आपको कोई ऑप्शन आ रही है। जी, तैयब भाई। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि चाइनीज़ कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो आया कि हमें जी। उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जो कोर्सेज़ हैं वो सारे चाइनीज़ में ऑफ़र हो रहे हैं। कोर्सेज़ चाइनीज़ में ऑफ़र हो रहे हैं। सॉरी, मैंने आपका पॉइंट नहीं अंडरस्टैंड किया कि अ, जो चाइना जिस में जिस इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी लैंग्वेज में आप अप्लाई कह कर रहे रहे हैं? हैं, वहाँ पे जी, इंटरनेशनल्स के लिए मतलब कि बाइलिंगुअल कोर्स नहीं है, जस्ट चाइनीज़ कोर्स है। उस कैंडिडेट को, इंटरनेशनल उसमें कैंडिडेट को चाइनीज़ में ही पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब आया कि जाना चाहिए या कोई फैसिलिटी अवेलेबल होती है वहाँ? उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि वो सिर्फ़ बैचलर्स और मास्टर्स के लिए है। अगर आप डॉक्टोरल कैंडिडेट हैं तो आपका बाइलिंगुअल ही होगा, और उसमें ये है कि आपका जो कोर्स वर्क है, ओनली जो आपके टीचर की इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, कोर्सेज़ भी आपके इंग्लिश में होंगे, टीचर की इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज ही चाइनीज़ है। अगर फ़र्ज़ करें टीचर की इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज चाइनीज़ है और वो
उसने जो बुक्स, नोट्स, लेक्चर्स, जो स्लाइड्स आपसे शेयर की हैं वो भी सारी चाइनीज में है। तो वो आपको एक पोर्शन वो टीचर के साथ आपकी डायरेक्ट डिस्कशन होगी। सर को भी आप पता है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ये चाइनीज लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फिर वो टीचर आपको बताएगा कि आपने जो है ना ये इस टॉपिक पे मुझे रिव्यू जमा करवाना है, असाइनमेंट जमा करवानी है, प्रेजेंटेशन जमा करवानी है, या प्रेजेंटेशन आपने क्लास में देनी है। अगर आपके जो एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है उसमें लिखा हुआ कि आपकी सीएससी स्कॉलरशिप है और आपकी चाइनीज लैंग्वेज में होगा, तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर चाइनीज लैंग्वेज का भी वो ऑफर करेंगे। आपने एक साल में HSK 4 करना है। अब 2020 में इन्होंने रूल कर दिया है कि आपने पूरी ग्रेजुएशन 4 साल या 5 साल के अंदर हर स्टूडेंट ने HSK 4 मस्ट पास करना है। वो उन्होंने सिर्फ अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए किया है, इसलिए नहीं किया कि आप HSK 4 करते हैं तो आपने फिर अपनी इसे लैब को या अपने सुपरवाइजर के जो भी प्रोजेक्ट है इसे कंटिन्यू करना है। उसमें रीज़न ये, मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि वो अगर HSK 4 कंपल्सरी किया है, लाइक अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पे उनका टोटल खर्चा आता है 2 मिलियन RMB। उन्होंने 2 मिलियन RMB इन्वेस्ट करके 2 या 4 पब्लिकेशंस लेके उन्हें तो ऐसा फायदा ना हुआ। फिर अगर मुझे चाइनीज लैंग्वेज आएगी तो मेरा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होगा कि या तो मेरा टीचर मुझे कहेगा कि ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, ये मेरी लैब में ही रिसर्च एसोसिएट या जूनियर लेक्चरर लग जाए, या यूनिवर्सिटी में कोई जॉब मिल जाएगी, या मैं लैंग्वेज की वजह से मेरा अपना इंटरेस्ट डेवलप होगा कि मैं चाइना में ही जॉब करूँ। क्योंकि चाइना में सबसे बड़ा बैरियर जो है वो लैंग्वेज बैरियर है। वो सिर्फ जो उन्होंने जितने भी ग्रेजुएट प्रोड्यूस किए हैं उन्हें सिर्फ बाउंड करने के लिए कि वो चाइना के अंदर ही उनका जो है ना इंटरेस्ट डेवलप हो तो वो उधर ही रहे। तो जो आप ये कह रहे थे कोर्सेज का, वो सिर्फ मास्टर्स और बैचलर्स के लिए, डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के लिए नहीं है वो। और अगर आप कहें कि मैं पाकिस्तान से चाइनीज लैंग्वेज कोर्सेज करूं, तो मैंने 2015 में बेसिक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैंने पास किया था। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो कोर्स लें, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए भी अब मैंने HSK 3 लेवल का कोर्स एनरोल करवाया, मैंने 3 दिन क्लासेस ली हैं, तो मैंने जो है ना स्किप कर दिया वो कोर्स, मैंने विथड्रॉ कर दिया। जितना वो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं वो आप उतना यूट्यूब से इजीली लर्न कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मैक्सिमम जो है ना 10 दिन की स्ट्रगल है, बेसिक जो इनके अल्फ़ाबेट्स हैं और जो इनकी टोन्स हैं, लाइक जैसे अरबिक में ज़बर ज़ेर होती है, इसी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज में टोन्स होती हैं। इनको अंडरस्टैंड करने के बाद आप यूट्यूब को यूज़ करते हुए अपनी, या फेसबुक पे काफ़ी पेजेस बने हुए हैं, आप इजीली लर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोर्सेज़ करें। अगर आपने कोर्स करना है फिर आप रेगुलर क्लासेस की बेस पे, जैसे यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर की है, वहाँ पे रेगुलर क्लासेस हो रही थी, पर कोरोना की वजह से वो भी ऑनलाइन है। और अपनी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रेगुलर क्लासेस थी। उसके बाद नमल है। इस तरह की कोई 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं जो रेगुलर क्लासेस करवा रहे हैं। आप वहाँ से लर्निंग करें रेगुलर क्लास में, तो आपको पता भी चले, आपको होमवर्क मिले, आप प्रॉपर एक जो है ना पाइपलाइन के मुताबिक आप तैयार हो रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लास लेके 15-20 दिन की क्लास लेके तो मेरी बेसिक लैंग्वेज हो जाएगी और मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट की बेस पे मैं ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, और आपने पूरा एक साल सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज को फोकस करना है। और आपका टारगेट होना चाहिए मैंने HSK 3 या HSK 4 लेवल को सिक्योर करना है। इन सर्टिफिकेट की बेस पे आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। आप सिंपली अपनी सीवी में मेंशन कर दें, जी मैं जो है ना मीडियम लेवल का जो स्पीकर और लिसनर और रीडर हूँ, तो इस चीज़ से आपका काम नहीं बनेगा। तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप एक साल इस चीज़ को दें। बेटर है कि आप एक साल किसी और चीज़ को दें और इसे सिर्फ यूट्यूब की हद तक आप लर्निंग करें, स्लो स्लो करें इसे लर्न। सिर्फ पहले 15 दिन का जो है ना आपको इशू होगा, जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। उसके लिए मैं आपको फर्दर रिकमेंड करूंगा कि एक एप्लीकेशन है हेलो चाइनीज। उसमें आप मोबाइल में आप उसे इंस्टॉल करें। उसका जो आइकन है वो एक वाइट कलर का लोगो सा बना हुआ, छोटा बूढ़ा बाबा सा चाइनीज। उसकी मूछें और लंबे बाल और दाढ़ी है थोड़ी सी ब्लैक कलर की। तो ये आप हेलो चाइनीज एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। और मेरा अपना अंदाजा कि आप उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए 2 माह में HSK 1 की बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
2 माह में आपको HSK 1 पास करना आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ होगी। सिर्फ़ उसमें आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग होगी। आपकी रीडिंग या कैरेक्टर राइटिंग उसमें ऐड नहीं होगी। तो वो उसमें आगे फर्दर आगे लेसन्स आप नज़ीम से कर सकते हैं। ये फ्री एप्लीकेशन आप उसे यूज़ करें और स्लो आप अपनी जो है ना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को भी प्रोसीड करें और लर्निंग करें अपनी। जी, तैयब भाई। जी थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और मास्टर्स मास्टर्स के स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि मेरा एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश्ड है, मेरा एज अ को-ऑथर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश है और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में है, मेरी सीजीपी 3.5 है, मैं मेडलिस्ट हूँ, मैं फलां हूँ फलां, मतलब अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो बता दें कि इस बेस पे मैं सिलेक्शन मेरी हो जाएगी कि नहीं। क्या ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं सिलेक्शन में, या मैंने एक होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो डेफिनेटली वो जी, 3 होगा सीजीपी के हवाले से। तो जितने बिल्कुल। मतलब बढ़ती जाएगी वो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल। जी, बिल्कुल, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अगर जब भी अपनी पब्लिकेशन को मेंशन कर रहे हैं, तो आप काइंडली इस चीज़ को ज़रूर फ़ोकस करें कि वो पब्लिकेशन लोकल जर्नल में है या इंटरनेशनल जर्नल में। जर्नल्स की भी कैटेगरीज़ होती हैं, जो सबसे टॉप कैटेगरी है वो एससीआई जर्नल्स है, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर होता है और एससीआई का मतलब है साइंस साइटेशन इंडेक्स। इनका इम्पैक्ट फैक्टर होता है और इनमें मेंशन होता है कि ये एससीआई जर्नल्स हैं। उसके बाद एससीआई जर्नल्स हैं। ये इंटरनेशनल जर्नल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस होते हैं। इनकी एक जो लिस्ट है हर साल जनरेट होती है और कुछ जो एससीआई जर्नल नहीं होते वो प्रमोट होते हैं, उसमें ऐड होते जाते हैं। तो ये फेमस होते हैं। अगर आप लाइक पाकिस्तान में जर्नल है जी अप्लाइड बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लाइक दिस इस तरह का जर्नल है। मैंने बैचलर्स में इसमें रिव्यू पेपर पब्लिश किया था। उसका सिर्फ मुझे पाकिस्तान में क्योंकि वो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है, पाकिस्तान में मुझे उसका फ़ायदा मेरी सीवी में ऐड होगा, एचईसी के लिए जब को के थ्रू मैं कोई चीज़ पे अप्लाई करूँगा जॉब के लिए, किसी स्कॉलरशिप के लिए तो वो उसे फ़ोकस करेंगे। पर अगर मैं कहूँ ना कि वो क्वेटा का जो जर्नल है वो मैं चाइना अप्लाई कर रहा हूँ या किसी और कंट्री अप्लाई कर रहा हूँ, वो उसे भी कंसीडर करें। तो वो उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। उनके लिए सिर्फ़ ये है कि आपने एक आर्टिकल लिखा है। डज़न्ट मीन कि आपने एक वेल रैंक्ड जर्नल में किया है, वो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड था, उनके लिए ये जो है ना इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने जब भी कोई रिव्यू आर्टिकल कोई चीज़ पब्लिश करनी है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर तो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, मेंशन आप ज़रूर करें अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर लगाएँ। आपको प्लस पॉइंट तो ज़रूर मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन उस बंदे की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसने कोई पब्लिकेशन नहीं की। पर अगर उसके मुकाबले में कोई बंदा आ जाता है मेरी तरह या कोई और स्टूडेंट आ जाता है, जिसने एससीआई पेपर पब्लिश किया हो, वेल नोन जर्नल में पेपर पब्लिश किया और आपका नॉन एससीआई जर्नल हो, तो उन्होंने तो आपके पब्लिकेशन को कंसीडर ही नहीं करना। तो इसके लिए बेटर है आप जर्नल को लाज़मी देखें कि आप किस जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन के दौरान रिव्यू पेपर लिख रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने सुपरवाइज़र जिसने आपको एक्सेप्टेंस दी है, उसकी डायरेक्शन को फ़ोकस करें अपने रिव्यू पेपर में और उस सुपरवाइज़र से डिस्कस करें। अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी है आपको एक टीचर के साथ आप इन टच रहना चाहते हैं, आप आउटलाइन डिज़ाइन करें और उसे बताएँ कि सर आपने आपकी डायरेक्शन को फ़ोकस करते हुए अपने लैब वर्क को लैब की रिसर्च को फ़ोकस करते हुए मैंने ये रिव्यू पेपर की आउटलाइन डिज़ाइन की है। आपकी इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन है? ये सबसे चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा इसका प्लस पॉइंट है कि वो टीचर समझ जाएगा कि इस बंदे को साइंटिफिक राइटिंग आती है, ये बंदा इंटरेस्टेड है और ये बंदा मेरी लैब के लिए बेस्ट है। तो वो आपका ये रिव्यू पेपर वाली ऑप्शन को बहुत ज़्यादा उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, तो वो आपको फ़ोकस करते हैं ज़्यादा। तो आप उसे ऐड ज़रूर करें जो पुरानी पब्लिकेशन है। उसका एज़ सच कॉम्पिटिशन में आप तब आएँगे जिस बंदे के पास कोई पब्लिकेशन नहीं है और आपके पास एचईसी रिकॉग्नाइज़्ड और लोकल पब्लिकेशन है। वो सिर्फ़ आपकी सीवी की हद तक या आपकी एप्लीकेशन की हद तक। अगर आप कहें ना कि उसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिले, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद तैयब भाई ने पूछा कि आप ये जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सीजीपीए, उसमें ये है कि जितनी भी वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरी यूनिवर्सिटी है, ये शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी है, ख्वाचोंग स्पेशली ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, ये वेटरनरी और एग्रीकल्चर दोनों में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। गो कि ये
मेरे ख्याल से टॉप 500 में आती है, टॉप 300 में नहीं आती क्यूएस रैंकिंग में। पर इसमें ये लोग आपके ग्रेड्स को ज़रूर फोकस करते हैं। ये यूनिवर्सिटी डे बाय डे ऑलमोस्ट हर साल में ये नेचर और साइंस जैसे जर्नल में इनके पेपर निकल रहे हैं, और ये आहिस्ता 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 क्या बल्कि बहुत तेजी से ऊपर आ रही है ये यूनिवर्सिटी। तो ये लोग जरूर फोकस करते हैं आपके ग्रेड्स को। आपकी जब ट्रांसक्रिप्ट जाती है उसमें ये देखते हैं कि आपके ए और बी कितने हैं, और सी और डी और एफ कितने हैं आपके। और जो अगर गोल्ड मेडलिस्ट है वो सिर्फ एक प्लस पॉइंट है चाइना में। आप कहें कि आपको गोल्ड मेडल की बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, तो वो इस तरह होगा कि आपका सुपरवाइजर उस चीज को अंडरस्टैंड करता हो। इंटरनेशनल ऑफिस में इतना गोल्ड मेडल मैटर नहीं करेगा जितनी आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ग्रेड्स मैटर करेंगे। एक बंदा गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने गोल्ड मेडल मेंशन किया है, पर उसके पास पब्लिकेशन नहीं है। एक बंदा उसकी ट्रांसक्रिप्ट में ए ग्रेड्स भी गोल्ड मेडलिस्ट से कम है, पर उसकी ट्रांसक्रिप्ट में ए बी शो हो रहे हैं, ए ज्यादा है बी कम है, और साथ उसने कोई पब्लिकेशन लगा दी है। उन्होंने उस गोल्ड मेडलिस्ट को पीछे कर देना। टीचर ने, उस सुपरवाइजर ने ही जब उसके पास एप्लीकेशन जानी है, उसने रिकमेंडेशन में उस स्टूडेंट की एप्लीकेशन पे साइन कर रहे हैं जिसके पास पब्लिकेशन है। तो इन चीजों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके पास वो पब्लिकेशन है। ये सिर्फ चाइना की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ, पर अगर आप यूरोप साइड पे जाएंगे तब आपके ग्रेड्स और गोल्ड, आपकी सीजीपीए और आपका गोल्ड मेडल, ये सबसे ज्यादा ये मैटर करेगा। क्योंकि यूरोप में वो साइंटिस्ट को जो है ना पैदा करते हैं, वो पब्लिकेशंस नहीं पैदा करते। आपकी अगर पीएचडी 6 साल की है तो आपने 6 साल में सिर्फ एक या दो पेपर पब्लिश करने हैं। पर चाइना का ये सीन है कि आप वो स्टूडेंट लेते हैं, इन अ सेंस उन्हें स्टूडेंट नहीं नजर आ रहा होता, उन्हें वो एक पेपर पब्लिशिंग मशीन नजर आ रही होती है। उन्हें सिर्फ पेपर पब्लिश करने की लालच होती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज को। ये आप टॉप जो रैंक 5-10 यूनिवर्सिटीज हैं इन्हें निकाल दें आप, बकाया सारी यूनिवर्सिटी सेम सिनेरियो में आती हैं कि उन्हें सिर्फ आप एक पेपर पब्लिशिंग मशीन नजर आ रहे हैं। उनके लिए आपके ग्रेड्स या आपका मेडल नहीं मैटर करेगा, आपकी पब्लिकेशंस मैटर करेंगे। जी तैयब भाई। जी बिल्कुल असद भाई, नो डाउट आप जा रहे हैं स्कॉलरशिप पे, आप वो पे कर रहे हैं, आपसे बेनिफिट लेंगे डेफिनेटली, लेकिन इसका बिल्कुल। कदम मतलब ये नहीं है। कैंडिडेट्स को मोटिवेट करने के लिए मैं कहूँगा कि इसका कदम मतलब ये नहीं है कि आपसे जाके वहाँ पे वो सारा काम लेके। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने क्वेश्चंस आंसर किए, उसका मैंने तकरीबन 85 के करीब क्वेश्चंस जो हैं उनका रिटर्न जवाब भी दिया, और बहुत सारे क्वेश्चंस का असद भाई ने मतलब एक्सप्लेन भी किया, और चैट बॉक्स में भी काफी क्वेश्चंस आए थे। अच्छा असद भाई, एक क्वेश्चन आ रहा है कि सिल्क रोड स्कॉलरशिप, तो इसके बारे में कोई थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो सिल्क रोड स्कॉलरशिप है ये चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के अंडर ही आती है। इसकी सेम रिक्वायरमेंट हर चीज सीएससी के बराबर है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बराबर है। सारे रिक्वायरमेंट, सारा प्रोसीजर, हर चीज सेम एज इट इज है। इसमें बस एक चीज ये है कि आप ये समझ लें कि जो सीएससी में का अगर कोटा था 100 सीट्स का, इन्होंने सीएससी से 100 सीट्स को कर दिया 80, और जो 20 सीट्स बची हैं उनके साथ 20 या 30 और मिला के सिल्क रोड की 50 स्कॉलरशिप बना दी। ओवरऑल ये एक ही स्कॉलरशिप काउंसिल के अंडर आती हैं, इनका एक ही सेम प्रोसीजर है, सिर्फ कैटेगरी डिफरेंट है। और रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी और स्कॉलरशिप कवरेज जो है वो सब कुछ सेम है। जी थैंक यू सो मच। अच्छा इस पर आपकी। सॉरी तैयब भाई, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें यूनिवर्सिटीज बहुत कम सिलेक्टेड है। इसमें जो यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है ना वो कम है। उसमें उन्होंने ऐसे किया है कि जो चाइना की लो रैंक यूनिवर्सिटीज है ना, जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है, उसकी थीसिस पब्लिकेशन और उसकी वैसे जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस होती हैं रिसर्च की, उनकी वजह से उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ती है। तो ये इनका सिर्फ ये टारगेट है कि जो इनकी लो रैंक यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें भी ऊपर लेके आया जाए। तो ज्यादा जो सिल्क रोड स्कॉलरशिप है वो लो रैंक यूनिवर्सिटीज में ऑफर हो रही हैं। और कुछ वेल रैंक यूनिवर्सिटियों में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो सीएयू, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये जो जीएस कास जिसमें मार्च इनटेक भी जो ऑफर करते हैं, ये दोनों उसमें सबसे ज्यादा है जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में है। और इनका कोटा भी काफी ज्यादा है इसमें, नंबर ऑफ सीट्स का। जी तैयब भाई।
जी, आपने जितनी तारीफ़ें कर दी हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, लोग पूछने लग पड़े हैं आपकी यूनिवर्सिटी को कैसे हम सर्च कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके हवाले से यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के हवाले से मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा कि जी मैं अ, आपने स्टार्ट लेना होता है सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो आप पूरे करें। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उस कौंसल उसकी वेबसाइट पे जाएँ, आया कि वो आंसू स्कॉलरशिप है, आया कि वो सीएससी है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, उनकी गाइडलाइन पे जाएँ, वहाँ पे हर चीज़ लिखी होती है। आपको बारी-बारी एक-एक चीज़ पूछनी नहीं पड़ेगी कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या चीज़ें जो हैं मैं तैयार करूँ। आप वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करें, उसके बाद अप्लाई करें, एक्सेप्टेंस लेटर ईमेल करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। वो एक्सेप्टेंस लेटर लेना भी एक बहुत बड़ा स्टेप है स्कॉलरशिप में। तो आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल करेंगे, मुमकिन है सुपरवाइज़र आपका कहे कि आप मुझे स्काइप पे इंटरव्यू दें या जो है मुझे ये प्रपोज़ल जो है इम्प्रूव करके भेजें। तो वो आपको इवैल्यूएट करेगा या आपसे ट्रांसक्रिप्ट जो है आपकी मँगवाएगा और जो ग्रेड्स हैं या सीवी है वो इवैल्यूएट करेगा। उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ तक था रोल सुपरवाइज़र का कि जो आप चाहते हैं कि ये मेरा बॉस हो। तो वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर आपने ले लिया, अब आप पे डिपेंड करता है कि या आपकी लक है कि उस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में आपके बॉस हैं, वो कौन-कौन सी वो यूनिवर्सिटी कौन-कौन सी स्कॉलरशिप के अंडर आती है, कौन-सी स्कॉलरशिप कौंसल के अंडर आती है। तो आया कि अगर वो सीएससी के अंडर आती है, तो आप सीएससी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। उसकी अमाउंट वेरी करती है। लाइक किसी यूनिवर्सिटी में आपको 500 युआन मिलेगा, किसी में आपको 800 युआन मिलेगा, किसी में 2500 युआन भी मिलेगा। लेकिन आपने वो मतलब अमाउंट पे नहीं जाना, उसमें जो वहाँ पे कैंडिडेट्स और एक चीज़ है कि चाइना के कोई ऐसा श वैसे तो दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे पाकिस्तानी ना हो, लेकिन कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है चाइना में, जहाँ पे पाकिस्तानी कैंडिडेट्स ना हों या पीएचडी या मास्टर्स के स्कॉलर्स। अब आपने उनको किसी तरह अप्रोच करना है, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप है, वहाँ पे तकरीबन 5 से साढ़े 5 लाख तक कैंडिडेट्स हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो उनको अप्रोच करना है कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे ये अमाउंट मिल रही है और आया कि ये गुज़र-बसर करने के लिए या वो वहाँ पे रहने के लिए इनफ है या नहीं? तो वो आपको गाइड कर देंगे शहर के हिसाब से, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं चाइना में वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन से सिटी में हैं। लाइक आप बीजिंग वगैरह में जो बड़े शहर हैं, उनमें होंगे तो आपके अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे। वो आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे इवन सीएससी पे भी आप हैंड टू माउथ रहेंगे कि ये आपके अखराजात पूरे नहीं हो पाएँगे। तो वो इन मुश्किलात से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप पहले उस चीज़ को इवैल्यूएट करें, जिस तरह असद भाई ने आपको गाइड किया कि स्कॉलरशिप जिस वेबसाइट पे जाते हैं, सबसे पहले देखें स्कॉलरशिप कौन-कौन से हैं। आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हैं, उसके बाद आप इस चीज़ पे ना करें कि सुपरवाइज़र को कि मैं अब इतनी अमाउंट नहीं है, तो वो डेफ़िनिटली ये उसके ज़हन में जाएगा कि आपको इस चीज़ का ऑलरेडी इल्म होना चाहिए था कि कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। बहुत सारे सुपरवाइज़र जो हैं वो खुद भी बता देते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, आप जो मतलब एलिजिबल हैं जिसके लिए वो आप अप्लाई कर दें। तो आप उस वेबसाइट पे जाएँ, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, उसका प्रोसीजर फ़ॉलो करें। आपको डेफ़िनिटली फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसीजर है, सिल्क रोड पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका क्या प्रोसीजर है। उसकी एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस पे उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है। असद भाई ने बताया कि अगर वो फ़र्ज़ करें चाइनीज़ में है, उसके आखिर में लिखा होगा सीएन। अगर वो आपने इंग्लिश में चाहिए तो ईएन लिख दें, तो वो आपको इंग्लिश में जो वेबसाइट है वो शो हो जाएगी। अगर नहीं भी होती, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल की एक्सटेंशन है, उसमें आप उस पेज को गूगल के थ्रू वो ट्रांसलेट कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ से मुझे प्रोसीजर जो है वो पता लगेगा। तो वो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके आप प्रोसीजर को बआसानी जो है वो समझ सकते हैं। और उसमें एक-एक वही जिस तरह असद भाई ने कहा कि हर कैंडिडेट को कोई भी स्कॉलरशिप होल्डर वन बाय वन नहीं बता सकता कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे। वो हर चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करें। जहाँ पे 1-2 स्टेप्स पे मुश्किलात आती हैं, देन आप उनको क्वेश्चन करें कि जी
ये मुझे मसला आया, मैंने ये कुछ कर लिया, उसके बाद ये मसला आया, आप मुझे थोड़ा-सा गाइड कर दें। तब जाके जो है वो जो स्कॉलरशिप होल्डर है वो आपको गाइड कर सकेगा। आया कि वो बेशक चाइना में है, जर्मनी में है, यूएस में, जहाँ भी है। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप पहले पूरी कर लें। जिस तरह पहले एक सेमिनार हमने किया, उसमें कामरान भाई कह रहे थे सब कुछ हमने कर दिया, जब पासपोर्ट अपलोड करने की बारी आई तो उनका मेरा पासपोर्ट नहीं है, बना ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बेसिक होती हैं। वो जो आपको गाइड कर रहा होता है उसके माइंड में होता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी इसने पूरी की होंगी, देन ये मेरे पास आया क्योंकि मतलब इसको इसमें प्रॉब्लम आया है स्कॉलरशिप विन करने में। सो थैंक यू सो मच असद भाई। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कैंडिडेट्स के क्लियर हो गए हैं, और तकरीबन 90 के करीब जो क्वेश्चंस हैं उनके हमने आंसर दिए, रिटर्न मेरी तरफ से गए, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रोवाइड किए। अच्छा, कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं। शुड वी ट्राई टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर दीज डेज, असद भाई? ट्राई तो ज़रूर करनी चाहिए, उसमें तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपको हर टाइम ट्राई करनी चाहिए। बट सबसे ज़्यादा इशू ये है कि वहाँ पे विंटर वेकेशंस हैं इन दिनों में, तो बहुत कम टीचर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर वही बात आ गई कि अगर ईमेल ट्रैकर यूज़ करेंगे तो उसमें आपको पता चलता जाएगा कि नेक्स्ट पर्सन जो सुपरवाइज़र है वो आपकी ईमेल रीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर रीड कर रहे हैं तो कितनी दफ़ा उन्होंने, हर दफ़ा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। लाइक अगर मेरी अब स्क्रीन शेयर है तो आप लोग सब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास ईमेल ट्रैकर है, जहाँ पे माउस जी, कर्सर बिल्कुल। है, ये एक इनवेलप का साइन बना हुआ है। इसे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये ईमेल लिखी हुई है, ये तैयब रहमान भाई को मैंने ईमेल की थी। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ओपन्स वाज लास्ट ओपन 2 आवर्स अगो। उसके बाद ये देखें, ये प्रोफेसर वांगचन को ईमेल की थी, जी, लास्ट असद भाई, ओपन 5 डेज। आपकी ना ये अ, जी आपकी जी, जो है ईमेल जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं है, वो पीपीटी शो हो रही है। पीपीटी शो मैंने तो, सॉरी जस्ट अ सेकंड, मैं ना आपको बताता हूँ, 1 मिनट। जी, अब आपको क्लियर है? जी तैयब भाई। रिफ्रेश कर हेलो। लें पेज को। जी। जी तैयब भाई, अब देखें। जी, आपकी स्क्रीन आ रही है सामने, लेकिन आप रिफ्रेश कर लें, आई थिंक इंटरनेट का। जी, बिल्कुल, अब आ गई। बिल्कुल। जी, ये ईमेल ट्रैकर का साइन बना हुआ है जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये तैयब रहमान भाई को मैंने ईमेल की थी। ये मेंशन्ड है कि 5 ओपन्स। उसके बाद ये जर्मनी के एक प्रोफेसर हैं, उनके साथ मेरी कोलैबोरेशन है, उन्हें मैंने ईमेल ओपन किया तो ये लिखा हुआ है 102 टाइम्स ओपन। तो ये मुझे पता चल रहा है किस टीचर ने, किस बंदे ने। अब ये इस प्रोफेसर को यूएसए में मैंने ईमेल की थी कोलैबोरेशन के लिए, तो उन्होंने एक दफ़ा ओपन किया, उसके बाद उन्होंने दोबारा ओपन नहीं किया, मुझे रिप्लाई भी नहीं किया। तो मुझे इस चीज़ से आइडिया हो गया कि ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, या उसे मेरा आइडिया पसंद नहीं आया, या उसके पास सीट नहीं है, या टाइम नहीं है, वट आप कुछ भी कंक्लूड कर सकते हैं कि उसके साथ मेरी बात नहीं बनेगी। ये वन टाइम ओपन बस। अब ये आप वांगशन प्रोफेसर आई ने ईमेल की थी, मेरे दोस्त ने मेरा लैपटॉप यूज़ करके उसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ये 11 टाइम्स ओपन आ रहा है। तो इस चीज़ से आपको आइडिया हो जाता है कि अगला बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं है। अब जिसने इस अगर प्रोफेसर ने 11 टाइम्स ओपन है तो इसे 1 वीक बाद बंदा रिमाइंडर भी दे सकता है, जी मैं आपके आंसर का जो है ना वेट कर रहा हूँ, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़े से लिंक्स यहाँ पे जनरेट की, ये टाइप की हैं जो मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, एडमिशन गाइड और उसकी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पोर्टल, और जो भी आपने कॉलेजेस डिपार्टमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ये आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जी, थैंक यू सो मच असद भाई। आपने हर स्टेप को बड़ा ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया कि हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो हैं वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की हैं,
उसके बाद हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, उसके बाद कैसे अगर विन कर गए हैं हम स्कॉलरशिप, उसमें एलिजिबल एनुअल एवेल्युएशन किस बेस पे होगी, और जो सीवीज हैं वो किस तरह एवेल्युएट होती हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ खैरकुन, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो आंसर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जो है वो खैरकुन के जो यूट्यूब चैनल है या फेसबुक है उस पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो क्वेश्चन सीरीज ऑफ स्कॉलरशिप जो है उसको कंटिन्यू करें, और वो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी फेसबुक पेज से और जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पे। और ये जो रिकॉर्डिंग है डेफिनेटली आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे खैरकुन के, तो आप वहाँ पे जो है ले सकते हैं रिकॉर्डिंग पर। सो थैंक यू सो मच असद भाई, जी, और थैंक यू मोस्ट वेलकम। एवरीवन टू पार्टिसिपेट। अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज़।